तारांकन तारांकन अध्याय 51। तारांकन तारांकन अंदाजा लगाओ मेरे हाथ में क्या है। महेंद्र ने आर्यन को कृतज्ञता से देखा। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अगले ही वाक्य ने उसे लगभग गालियां देने पर मजबूर कर दिया। वरना अगर माया और मैं अलग अलग कक्षों में सोते तो यह एक विपदा होती। अर्जुन और बाकी दोनों ने आर्यन को पूरी तरह से हैरान होकर देखा। है भगवान, तो आपका असली मकसद सिर्फ अपनी पत्नी को अपने साथ सोने से रोकने से बचना था। महेंद्र ने चेहरे पर गहरी लकीरों के साथ आर्यन की ओर देखा। यह बहुत ज्यादा हो रहा है संघ प्रमुख, मैं अभी भी यही हूं, आप हर दिन यह सब कर रहे हैं। मेरी बेटी से एक छोटा हिरण पैदा करवाने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा वेदांत, यह संघ की साधना तकनीक और दिव्य कला है, इसे फैलाना मत। आर्यन के इतना कहने के बाद उसने वेदांत के माथे पर उंगली रखी और प्रकाश का एक गोला तुरंत उसके दिमाग में प्रवेश कर गया। वेदांत ने सोचा कि आर्यन उस पर घात लगाकर हमला करने वाला है। अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने आर्यन को सदमे से देखते हुए कुछ हकलाते हुए कहा, संघ प्रमुख दिव्य श्रेणी। ठीक है, इसे अच्छे से देख लो। आनंद संघ में प्राणुर्जा भी बाहर की दुनिया से 10 गुना ज्यादा है। अर्जुन, शिवांश, अपने कनिष्ठ शिष्य को उसके रहने के कमरे में ले जाओ और उसे गुरुत्वाकर्षण कक्ष वगैरह के बारे में बताओ। आर्यन ने वेदांत के सदमे को सीधे बीच में ही रोक दिया। वह अब नए उच्च श्रेणी के दिव्य अस्त्र को समझने के लिए बहुत उत्सुक था। जी संघ प्रमुख। आर्यन जाने ही वाला था कि अचानक उसने रिया शर्मा को अपनी ओर आते देखा। वह मुस्कुराया और सीधे उसके पीछे पहुंच गया। उसने उसके नितंबों पर एक थपकी दी और फिर चला गया। आह संघ प्रमुख, धत तेरे की। रिया चौंक गई जब उसे एहसास हुआ कि यह आर्यन था, तो वह तुरंत गुस्से और शर्म से लाल हो गई, लेकिन आर्यन पहले ही जा चुका था। वेदांत ने हैरान भाव से रिया की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मेरा नाम वेदांत है और आज संघ में शामिल होने का मेरा पहला दिन है। मूल रूप से संघ प्रमुख ने मुझे दिव्य श्रेणी की साधना तकनीक और दिव्य कला दी, इसलिए मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन यह दृश्य थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। मैंने केवल एक महिला शिष्या देखी और संघ प्रमुख ने उसके नितंबों पर भी थपकी दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे गुस्सा भी नहीं आया। क्या देख रहे हो, साधना नहीं करनी है क्या? तुम सब वापस जाओ। रिया ने आर्यन को तो नहीं डांटा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अर्जुन और दूसरों को नहीं डांटेगी बिना किसी वजह के। वेदांत सहित वे चारों तुरंत डांट खाने लगे। वेदांत, अर्जुन, शिवांश, महेंद्र, संघ प्रमुख ने तुम्हारे नितंबों पर थपकी दी, इसका हमसे क्या लेना देना? वेदांत को छोड़कर उस बुद्धू को कौन नहीं जानता कि तुम अब संघ प्रमुख को पसंद करती हो। कितना परेशान करने वाला है, बिना किसी कारण के डांट पड़ गई। असहज अन्याय रोना आ रहा है। लेकिन यह सोचकर कि रिया भविष्य में संघ प्रमुख की पत्नी बन सकती है, वे केवल उदास चेहरों के साथ चले गए। एक शेरनी है, उससे पंगा नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। तो चलो वेदांत भाई तुम्हें हमारे आनंद संघ के अद्भुत रहस्यमय क्षेत्र से परिचित कराएगा। तुम्हारे वरिष्ठ शिवांश ने जो 2 दांव इस्तेमाल किए थे, उल्काखर शू 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 करके, क्या वह शानदार नहीं था? जब तक तुम उसे सीखना चाहो, तुम जाकर खुद समझ सकते हो। अगर तुम तीसरा दांव समझ गए तो वह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होगा और संघ प्रमुख तुम्हें सीधे एक दिन। शिवांश की बातें सुनने के बाद वेदांत हैरान भाव से शिवांश के पीछे हो लिया। यह वरिष्ठ शिवांश, वह हमेशा थोड़ा मंदबुद्धि लगता है। उल्काखर्ग और शू 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 करके क्या पूरा बोलने में तुम्हारी जान निकल जाएगी? मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने अभी अभी संघ में प्रवेश किया है, तुमने देखा नहीं क्या? और हाँ, इस संघ में कुल मिलाकर केवल 4 महिलाएं हैं। मेरा अनुमान है कि भविष्य में वे सभी संघ प्रमुख की पत्नियां होंगी। बेहतर होगा कि तुम उन पर कोई बुरी नजर न डालो। उनकी सुंदरता से धोखा मत खाना। जब वे हमला करती हैं, तो वे किसी से भी ज्यादा भयंकर होती हैं। शिवांश ने वेदांत के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी सच्ची चेतावनी दी। उसे यह समझ में आ गया था कि इस संघ की महिलाएं हर एक संघ प्रमुख की प्रशंसा करती है, और क्यों न करे। वह सुंदर है, शक्तिशाली है और सबसे महत्वपूर्ण, वह युवा है। कौन जानता है कि वह सैकड़ों या हजारों साल का है। वे बस उसे पसंद करती हैं। हाय हाय हाय, तिल्द संघ में शामिल होने के बाद मुझे एक पत्नी भी नहीं मिल सकती। जैसे ही आर्यन अपने सभागृह में लौटा, उसने बिजली की गति से माया की दोनों बर्फीली चोटियों को पकड़ लिया। आह आर्यन भैया,
आप क्या कर रहे हैं? आप अचानक प्रकट हो गए। माया सर्वप्राण कला का अभ्यास कर रही थी जब आर्यन अचानक प्रकट हुआ और उसे छेड़ने लगा, जिससे वह चौंक गई। हे तिल्द आर्यन भैया को बस तुम्हारी याद आ रही थी, बस इतना ही, तुम साधना जारी रखो, जारी रखो। आर्यन की बातों से माया ने अपनी आंखें घुमाईं। मैं साधना जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन आप छोड़ तो दीजिए। सौभाग्य से वह केवल चंचल था और उसने माया को और नहीं छेड़ा। वह बिस्तर के पास लौट आया, बैठ गया और दिव्य आत्मा के साथ संवाद करने के लिए उत्साहित था। आओ मेरी प्यारी दिव्य आत्मा, मुझे देखने दो कि यह पुरस्कार कितना उदार है। मैंने सुना है कि यह एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र है। आर्यन ने उत्साह से नई प्राप्त वस्तुओं की जांच की। हे भगवान, एक दिव्य श्रेणी की दिव्य कला, स्वर्ग बंधन उंगली और 10 काया शोधन गोलियां। इसका मतलब है कि हर कोई एक ले सकता है और कुछ बच भी जाएंगी। और अंत में वह उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र, दानवनाशक खड्ग। श्रेणी उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र। टिप्पणी, यह विशेष रूप से दानव साधकों को मारने के लिए एक खड्ग है जो दानव साधकों पर होने वाले नुकसान को स्थायी रूप से 100% तक बढ़ा देता है। सामान्य साधकों के लिए इसका प्रभाव उच्च श्रेणी के दिव्य अस्त्र से अलग नहीं है। यह विशेष रूप से वेदांत के लिए तैयार किया गया लगता है। उसके पूर्वज दानव भवन से सबसे ज्यादा नफरत करते होंगे। आर्यन इसे पढ़ने के बाद चुप हो गया, फिर वह फिर से खुशी से हंसने लगा। है तिल्द वह अभी भी एक छोटा नौसिखिया है, इसलिए मेरे लिए संघ प्रमुख के रूप में इसे उसके लिए सुरक्षित रखना पूरी तरह से उचित है। दिव्य आत्मा प्रणाली संदेश। यह दिव्य अस्त्र मूल रूप से स्वामी का है। कृपया स्वामी, इतने मूर्ख मत बनो। दिव्य आत्मा को सचमुच शर्म महसूस हो रही है। अगर मेरे पास भौतिक शरीर होता तो मैं निश्चित रूप से तुमसे मुकाबला करती। आर्यन, आओ यहाँ आओ। आर्यन के शरारती रूप को देखकर दिव्य आत्मा उसे कैसे लिप्त कर सकती थी। प्रणाली संदेश, बंधन मुक्ति। अरे अरे अरे, क्या तुम हार मान रही हो? परेशान मत करो दिव्य आत्मा भाई, परेशान मत करो। दिव्य आत्मा ने आर्यन को नजरअंदाज करने का फैसला किया। वह अभी एक मूर्ख की तरह अभिनय कर रहा था नहीं, वह अभी एक मूर्ख था। यह देखकर आर्यन ने मजाक करना बंद कर दिया और दानवनाशक खड्ग को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही आर्यन ने दानवनाशक खड्ग को पकड़ा, एक प्रचंड ऊर्जा का बवंडर उमड़ पड़ा, जिससे माया लड़खड़ा गई। आर्यन भैया, यह किस तरह का दिव्य अस्त्र है? इसमें इतनी बड़ी निवारक शक्ति कैसे हो सकती है? माया ने आर्यन के हाथ में दानवनाशक खड्ग को सदमे से देखा। इसकी उपस्थिति ने वास्तव में उसकी साधना की स्थिति को जबरन बाधित कर दिया। अंदाजा लगाओ आर्यन भैया के हाथ में क्या है। आर्यन ने माया की ओर एक भौं उठाई। बाल वाली पहले से ही आर्यन के विचारोत्तेजक विनोद से भ्रमित थी। तो जब आर्यन ने ऐसा कहा तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। यह घृणित आर्यन भैया, वह बहुत परेशान करने वाला है। मैं तुमसे गंभीर बात कर रही हूँ। माया ने आर्यन को तिरस्कार से देखा। ठीक है, ठीक है। आर्यन भैया के हाथ में एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र है, दानवनाशक खड्ग, विशेष रूप से दानव साधकों को मारने के लिए। आर्यन ने दानवनाशक खड्ग को दूर रखा और फिर से माया की दोनों बर्फीली चोटियों को पकड़ लिया। इस बिंदु पर माया वास्तव में ढहने वाली थी। आर्यन भैया, क्या आप गंभीर नहीं हो सकते? माया ऐसे लग रही थी जैसे उसने जीवन की सारी उम्मीदें खो दी हों। उसे लगा जैसे उसे निचोड़कर मार दिया जाएगा। मदद करो। हालांकि वे बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन बहुत शर्म आती है। ठीक है, ठीक है, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। एक और 5 सितारा शिष्य की भर्ती का जश्न मनाने के लिए आर्यन भैया कल सभी को एक काया शोधन गोली देंगे। लेकिन मैंने पहले ही एक ले ली है। माया ने मुंह फुला लिया और एक अन्यायपूर्ण भाव से आर्यन को देखने लगी। तारांकन तारांकन अध्याय 52। तारांकन सम्राट कितना दबदबा है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मेरी जान। देखो यह क्या है। आर्यन ने एक नीला आंतरिक कवच और एक चांदी का खंजर निकाला। दोनों मध्यम श्रेणी के दिव्य अस्त्र थे और उन्हें माया को सौंप दिया। वाह तिल्द, ये दिव्य अस्त्र हैं। आर्यन भैया, क्या ये दोनों माया के लिए हैं? माया ने उम्मीद से आर्यन की ओर देखा, एक संतोषजनक उत्तर की उम्मीद में। बिल्कुल, अगर तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए? जल्दी से पहन लो। आर्यन भी प्रत्याशा के साथ देख रहा था कि माया आंतरिक कवच में बदल रही है, लेकिन उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने आर्यन के सामने ही नीला आंतरिक कवच पहन लिया, जिससे उसे अपनी आंखों को
दावत देने का मौका मिला। क्या मैं अच्छी लग रही हूं, आर्यन भैया? माया चारों ओर घूमी, खुशी से आर्यन को देख रही थी। अत्यंत आश्चर्यजनक। आर्यन की लगभग लार टपक पड़ी। हे भगवान, ऐसा दृश्य पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था, जैसे एक युवा युवती अपनी शादी की डोली पर। यह एक अद्वितीय आकर्षण से भरा था। उसे लगा कि आज उसे माया के साथ जीवन के रहस्यों पर एक अच्छी चर्चा करने की जरूरत है। आर्यन भैया, क्या इसका कोई नाम है? माया, आंतरिक कवच कैसा रहेगा? माया ने आर्यन की बांध खींची, उसे धीरे से हिलाते हुए। जो तुम्हें खुश करे, और यह खंजर, तुम इसे इस आकाशीय अंगूठी के अंदर रख सकती हो। आर्यन मुस्कुराया और आकाशीय अंगूठी और खंजर माया को एक साथ दे दिए। वाह तिल्द आर्यन भैया, यह बहुत ज्यादा है। मैं यह नहीं चाहती आप इसे अपने लिए रखें। माया ने जल्दी से उन्हें वापस धकेल दिया। वह पहले से ही बहुत खुश थी कि आर्यन ने उसे चीजें दी। उसके कोई बड़े लक्ष्य नहीं थे। जब तक वह आर्यन के साथ रह सकती थी, वही काफी था। पगली, सब ले लो, वरना मुझे कुल के नियम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आर्यन ने माया को देखते हुए गुस्सा करने का नाटक किया। वह जानता था कि यह लड़की पतली चमड़ी की है और शायद उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, धन्यवाद आर्यन भैया। आर्यन भैया बहुत अच्छे हैं। माया केवल उन्हें स्वीकार कर सकी, फिर उसके गाल पर चूमा। आर्यन फिर से बर्फीली चोटियों को पकड़ना चाहता था, लेकिन इस बार उसे माया आंतरिक कवच ने रोक दिया। माया शर्माते हुए उसे उतार दिया, जिससे आर्यन को जारी रखने की अनुमति मिली। इस पर आर्यन ठहाके लगाकर हंस पड़ा। है भगवान, देखो, यह तुम्हारी प्यारी पत्नी है, कितना अद्भुत है। बहुत बातें हो गईं, अब काम करना है। अगली सुबह आर्यन संघ के सभागार की मुख्य सीट पर बैठा था, माया को पकड़े हुए। जल्द ही मनवीर, महेंद्र और अन्य धीरे धीरे वहां आ गए। रिया शर्मा और अन्य भी एक एक करके इकट्ठा हो गए। वास्तव में वे नहीं जानते थे कि आर्यन को कुछ कहना है। वे सिर्फ महेंद्र द्वारा पकाया गया भोजन खाना चाहते थे। ओह तिल्द संघ प्रमुख और संघ प्रमुख की पत्नी सुबह सुबह ही अपना प्यार दिखा रहे हैं। बिना देखे ही यह स्पष्ट था कि शिवांश ने बोला था, केवल वही इतना चंचल हो सकता था। माया शर्मीली होने के अलावा और क्या हो सकती थी? वह तुरंत आर्यन के आलिंगन में छिप गई। अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तुम बदमाश, अगर तुमने फिर से छेड़ा तो मैं तुम्हें उल्का मीनार और गुरुत्वाकर्षण कक्ष में अकेलापन अनुभव करने के लिए फेंक दूंगा। आर्यन ने शिवांश को नाराज होकर घूरा। उसका शिष्य अतिरिक्त लाभ था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं। रिया शर्मा ने आर्यन पर एक नजर डाली। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। स्पष्ट रूप से कल जो हुआ उसे याद कर रही थी। आर्यन ने ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शांति से भीड़ का सर्वेक्षण कर रहा था। धधकते बादल शेर के अलावा बाकी सब मौजूद थे। खाने से पहले यह संघ प्रमुख 2 बातें कहेगा। पहला, मैं वेदांत का हमारे आनंद संघ में स्वागत करता हूँ। उसकी पहचान खर्ग सम्राट वेदांग के वंशज की है। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। आनंद संघ में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम बाहर कितने बुरे थे। यहाँ हम एक परिवार हैं। जब तक तुम आनंद संघ के क्षेत्र में हो, तुम चाहे कितनी भी बड़ी तबाही क्यों न मचा दो, मैं तुम्हारा संघ प्रमुख सब संभाल लूंगा। आखिरी बात, काया शोधन गोलियों का पुरस्कार है। तुम में से कई के शरीर में अभी भी अशुद्धियां हैं जो साफ नहीं हुई है। हालांकि तुम्हें कुछ भी असामान्य महसूस नहीं होता। जब तुम दिव्य योद्धा पदोन्नति तक पहुंचोगे तो तुम्हारी साधना कछुए की तरह धीमी हो जाएगी। आर्यन ने सभी को काया शोधन गोलियां फेंक दी। चारुलता, रिया शर्मा, अर्जुन, शिवांश, वेदांत, महेंद्र और मनवीर सभी को कुछ मिली। अब केवल 3 काया शोधन गोलियां बची थी। एहाना, नारायण और माया ने सभी का सेवन कर लिया था। वाह तिल्द संघ प्रमुख, आप बहुत दबंग हैं। मैं सच में आपको चूमना चाहता हूं। शिवांश ने उत्साह से आर्यन को देखा, लेकिन जैसे ही उसने बोला, वेदांत और अर्जुन जल्दी से उठकर उससे दूर चले गए। हे भगवान, तुमने आखिरकार खुद को उजागर कर दिया। तुम्हें वास्तव में पुरुषों में रुचि है। दफा हो जाओ, मेरी एक पत्नी है। अगर रिया और एहाना मुझे चूमने को तैयार हैं, तो मैं अनिच्छा से उस दर्द को सहन करूंगा। आर्यन ने काले चेहरे से शिवांश को कोसा, फिर उसका लहजा बदल गया और वह मुस्कुराते हुए रिया शर्मा और एहाना की ओर देखने लगा। दोनों लड़कियों के सुंदर चेहरे तुरंत लाल हो गए। अगले ही पल रिया शर्मा वास्तव में पास आई और उसे चूम लिया।
एहाना बहुत देर तक झिझकती रही, अभी भी थोड़ी शर्मीली थी और उसने आर्यन को नहीं चूमा। चारुलता ने जटिल आंखों से आर्यन को देखा। इस दौरान वह पहले से ही काया शोधन गोली के प्रभावों के बारे में जान चुकी थी। निर्मल शरीर, कितनी लड़कियां ऐसे शरीर का सपना देखती हैं। बैठने पर धूल नहीं लगती और चलने पर राख नहीं चिपकती। विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए जो स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं, यह एक प्रमुख हथियार है। ठीक है, मुझे भूख लगी है महेंद्र, तुम अपना बाद में ले लेना, अब खाना बनाओ। आर्यन ने बेरुखी से मेज पर थपकी दी, जिससे उसकी बाहों में माया ने उसे चंचलता से डांटा। लेकिन वह बोली नहीं। महेंद्र ने माया की अभिव्यक्ति देखी और जान गया कि यह बेटी व्यर्थ में पाली गई है। वह बिल्कुल भी उसके लिए बुरा महसूस करना नहीं जानती थी। यह बहुत कठिन था। तुम्हें उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुमसे लड़ने वाला नहीं है, खाने के बाद ले लेना। ओह ठीक है, इसे समझने के लिए ले लो। महेंद्र को उदास रूप से जाते हुए देखकर आर्यन ने सभी के उत्साह को दबा दिया और फिर अर्जुन पर प्रकाश का एक गोला निर्देशित किया। शिवांश, वेदांत, एहाना और रिया शर्मा, उन पांचों को यह स्वर्ग बंधन उंगली थी। संघ प्रमुख यह। आर्यन ने जो वे कहना चाहते थे उसे सीधे बाधित किया और वेदांत को देखना जारी रखा। वेदांत, अपनी खरगोजा को छोड़ो और इस संघ प्रमुख को देखने दो। जी संघ प्रमुख। वेदांत ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया और फिर एक घुटन भरी आभा ने उन्हें घेर लिया। आर्यन ने उसे देखने के बाद सिर हिलाया। बहुत अच्छा, यह मृत्यु खरगोजा है। शिवांश की विनाश खरगोजा, अर्जुन की हत्या खरगोजा और तुम्हारी खरगोजा, उनमें कुछ समानताएं हैं। जब तुम्हारे पास कुछ करने को न हो तो तुम एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते हो। जी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद संघ प्रमुख। खाना तैयार है तिल्द। इस समय महेंद्र स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आया। वेदांत ने सुगंध महसूस की और लगभग लार टपक पड़ी। आर्यन को बिना किसी शिष्टाचार के खाते देखकर उसने भी धीरे धीरे अपनी चॉपस्टिक उठाई, जो मूल रूप से एक खुशहाल भोजन था। माया ने आर्यन को खिलाने पर जोर दिया और सभी को तुरंत गुस्से से प्राण शक्ति भर गई जब उन्होंने सोचा कि यह खत्म हो गया है। रिया शर्मा और एहाना भी उसके पास चली गईं और उसे खिलाया। नारायण भी बहुत भ्रमित था। चारुलता भी शामिल हो गई। इस बिंदु पर वे और नहीं खा सकते थे। वेदांत अपने सामने के दृश्य को खाली आंखों से देखता रहा, कुछ हद तक स्तब्ध। मैं वेदांत हूँ, आज आनंद संघ में शामिल होने का मेरा दूसरा दिन है। वरिष्ठ शिवांश वास्तव में सही थे। संघ में केवल 4 सुंदरियां हैं और सभी संघ प्रमुख को पसंद करती हैं। मुझे बाहर जाकर प्रशिक्षण लेना चाहिए। मैं इस संघ में एक और दिन नहीं रह सकता। आर्यन का मुंह लगभग भर गया था। चारों लड़कियां गुस्से में लग रही थी। बेथाशा उसके मुंह में चावल और व्यंजन ठूंस रही थी। वह कुछ हद तक हैरान था। वह रिया शर्मा और एहाना को ऐसा करते हुए समझ सकता था, लेकिन चारुलता का क्या मामला था। तारांकन अध्याय 53। तारांकन स्वामी, हम दूर जा रहे हैं। केवल मनवीर ही पूरे समय सबसे खुशी से खा रहा था, क्योंकि उसे कभी भी महिलाएं पसंद नहीं थी। वह एक विशिष्ट एक दिमागी व्यक्ति था। यह देखकर आर्यन ने इसे सीधे नहीं कहा, बल्कि खुले तौर पर उन्हें छेड़ा, जिससे तीनों लड़कियों के सुंदर चेहरे लगातार लाल हो गए। उनकी मोटी चमड़ी आर्यन जितनी मोटी नहीं थी, वे छेड़खानी का सामना नहीं कर सकती थी। आर्यन सचमुच बेशर्म था। अर्जुन, शिवांश, वेदांत, नारायण, महेंद्र। मनवीर जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। वह वापस जाकर साधना करना चाहता था। जितनी जल्दी हो सके दिव्य संत तक पहुंचना चाहता था, दिव्य अस्त्र के लिए। अर्जुन और अन्य लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे वे भोजन का आनंद ले रहे हों। सौभाग्य से वे जानते थे कि यह आनंद संघ है, अन्यथा वे सोचते कि वे गलत जगह पर आ गए हैं। क्या हमने कोई स्वर्गीय नियम तोड़ा है? यह सिर्फ खाना है, क्या यह सच में जरूरी है? महेंद्र ने तो मन ही मन सोचा। मेरी बेटी, क्या तुम नाराज नहीं हो? अब संघ प्रमुख को देखो, वह तुम्हारे सामने ही दूसरी महिलाओं के साथ अंतरंग हो रहा है। वेदांत, वरिष्ठ शिवांश के गहरे शब्द। संघ प्रमुख सचमुच हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। भविष्य में मुझे संघ प्रमुख से सीखना चाहिए, अन्यथा मेरी भावनात्मक बुद्धि के साथ जीवन भर अविवाहित रहना असंभव नहीं है। संघ प्रमुख, हम तीनों को फिर से प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने की जरूरत है। शिवांश के बोलने के बाद अर्जुन और वेदांत ने उसे हैरान भाव से देखा।
जब तुम सिर्फ बात कर रहे थे तो हमें साथ क्यों घसीटना पड़ा? हम इस प्यार मोहब्बत के नजारे से बचने के लिए गुरुत्वाकर्षण कक्ष में जा सकते थे। संघ के अंदर कितना अच्छा है, प्राणऊर्जा समृद्ध है, साधना की गति तेज है और शायद संघ प्रमुख समझाएंगे भी, कोई बात नहीं, उस हिस्से को अनदेखा करो। हम तुम सब जाओ। आर्यन इस समय 4 सुंदरियों से घिरा हुआ था। शिवांश की बातें सुनकर उसने लापरवाही से जवाब दिया, अर्जुन, शिवांश, वेदांत, मुझे क्या करना चाहिए? संघ प्रमुख सुंदरता से मोहित हो गए हैं और अब अपने शिष्यों की भी परवाह नहीं करते। हाय हाय हाय, तिल्द मदद करो। प्रतापी संघ प्रमुख कहां चले गए? तभी मनवीर ने खाना खत्म कर लिया था। एक शब्द कहे बिना वह साधना करने के लिए दानवेकत्र सभागृह में वापस भाग गया। शिवांश ने यह देखा और सोचा, जैसा कि वरिष्ठ मनवीर से उम्मीद थी, उनके पास दूरदर्शिता है। नजर से दूर, दिमाग से दूर, कितना अद्भुत। यह कहने के बाद उसने भी पागलों की तरह खाया। वह बस अब यहां से भागना चाहता था। अर्जुन और वेदांत ने शिवांश को हैरान भाव से देखा। उसके हकलाते हुए शब्दों के तहत वे भी उसके पीछे पीछे चले गए। दुर्भाग्य से वे वास्तव में गलत समझे। मनवीर केवल अपने दिव्य अस्त्र के लिए बेतहाशा साधना कर रहा था। जल्द ही पूरे संघ के सभागार में केवल आर्यन और रिया शर्मा सहित 4 महिलाएं बची थी। नारायण ने देखा कि चारुलता का जाने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल अपना सिर हिला सकता था और प्राणरसायन शिखर पर लौट सकता था। जैसे ही आर्यन ने देखा कि कोई नहीं है, उसने रिया शर्मा को तंग करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसका सुंदर चेहरा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से स्पष्ट रूप से लाल हो गया। यह क्रिया एहाना और दूसरों से छिपी नहीं रह सकती थी, इसलिए वे तुरंत भाग गई। संघ प्रमुख रिया शर्मा थोड़ी हतप्रभ थी। न तो विरोध कर रही थी और न ही डांट रही थी, जिससे आर्यन उसे तंग कर रहा था। क्या हुआ रिया? संघ प्रमुख तुम्हारे नाड़ी पथ खोलने में मदद कर रहे हैं, जो प्राणऊर्जा के संचलन के लिए फायदेमंद है। आर्यन ने रिया शर्मा को अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा। रिया शर्मा यह सुनकर थोड़ी अवाक रह गई। तुम बस अनुचित हो रहे हो। 10 साल से ज्यादा जीने के बाद यह पहली बार था जब उसे विपरीत लिंग द्वारा इस तरह तंग किया गया था। लेकिन समस्या यह थी, दूसरा व्यक्ति वह था जिसे वह पसंद करती थी। रिया, तुम्हें वापस जाकर पहले काया शोधन गोली लेनी चाहिए। बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा जुनूनी मत बनो, मैं हर चीज के लिए यहाँ हूँ। आर्यन ने हैरान रिया शर्मा को देखा, अचानक उसे गले लगा लिया और धीरे से कहा। वह जानता था कि इस छोटी लड़की की एक कहानी है, लेकिन वह हमेशा इसे बताने को तैयार नहीं थी और भले ही वह उसे पसंद करती थी, वह इसे साहसपूर्वक कहने की हिम्मत नहीं करती थी। आर्यन ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन रिया शर्मा ने विनम्रता से मना कर दिया था। फिर भी जब आर्यन ने उसे तंग किया तो उसे गुस्सा नहीं आया। रिया शर्मा आर्यन के आलिंगन में झुक गई और तुरंत रोने लगी। आर्यन का आखिरी वाक्य ने सीधे उसकी सुरक्षा तोड़ दी। वह सचमुच बहुत थक गई थी। अगर वह आर्यन से नहीं मिली होती तो उसे बदला लेने की उम्मीद भी नहीं होती। उसके लिए यह केवल आर्यन हो पसंद करना नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि आर्यन उसका प्रकाश था। उसने बिना किसी कारण के उसे रोशन किया, अनजाने में उसके दिल को अपनी परछाई से भर दिया। माया ने मुंह फुलाया। उन दोनों को इस तरह देखते हुए थोड़ी ईर्ष्या महसूस कर रही थी, लेकिन वस्तु रिया दीदी थी। वह केवल एक तरफ मुंह फुलाकर बैठ सकती थी। उसका मुंह ऊंचा हो गया था। अगर आर्यन के पास एक लालटेन होती तो वह निश्चित रूप से उसे वहां लटका सकता था। आर्यन ने माया के ईर्ष्यालु रूप को देखा और एक एक हाथ दोनों तरफ रखकर उसने माया और रिया शर्मा को गले लगा लिया। अब ईर्ष्या के लिए समय कहां था। आर्यन बहुत कामुक था, उसे बिगाड़ नहीं सकते थे। रिया शर्मा ने मना नहीं किया, इसके बजाय उसने उसकी कमर को वापस गले लगा लिया। आर्यन ने यह देखा और सोचा, हे भगवान, क्या मैं अमीर हूं? रिया शर्मा का शरीर माया से कहीं बेहतर था। धत तेरे की, खाते समय इतनी अच्छी चीज भी होती है। लगता है अब से मुझे हर दिन खाना पड़ेगा। हम भोजन लोगों के लिए पहली आवश्यकता है। आर्यन के सभागृह के अंदर संघ प्रमुख, क्या आप हमेशा रिया के साथ रहेंगे? रिया शर्मा आर्यन की बाहों में लेटी थी, उस पर मुग्ध होकर देख रही थी। बिल्कुल रिया, अब से माया की तरह मुझे आर्यन भैया कहो। आर्यन ने चंचलता से रिया शर्मा की नाजुक नाक को
खरोंचा वह अभी भी थोड़ा हैरान था। दूसरे लोग शिष्यों को पढ़ाते हैं, वह महिला शिष्यों के साथ सोता है, अद्भुत। आर्यन भैया। रिया शर्मा वास्तव में पहले से ही तैयार थी। वह आर्यन को पसंद करती थी और वह इसे और छिपाना नहीं चाहती थी। यदि भविष्य में उसे साधना मार्ग में नष्ट होना पड़ा तो कम से कम वह व्यर्थ में नहीं जी होगी। कम से कम उसने आर्यन को खुश किया और वह आर्यन के साथ थी। उसे कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही उसने सोचा, रिया शर्मा आर्यन के आलिंगन में सीधे सो गई। फिर भी उसका सुंदर चेहरा मुस्कुरा रहा था। अतीत की ठंडक अब नहीं दिखाई दी। ऐसा लगा कि वह कुछ अच्छा सपना देख रही थी। हाय, इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं पीड़ित हैं। मैं आर्यन केवल आगे बढ़कर उन्हें बचा सकता हूं। मैं कितना भारी बोझ उठाता हूं। आर्यन के कामुक रूप ने माया को थोड़ा अवाक कर दिया। मदद करो आर्यन भैया, दिन ब दिन ज्यादा कामुक होते जा रहे हैं। 1 महीने बाद शिवांश, वेदांत और अर्जुन गंभीर भाव से प्रवेश द्वार पर देख रहे थे। संघ प्रमुख, हम प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, अलविदा। यह कहने के बाद वे आनंद संघ के क्षेत्र से चले गए, लेकिन उनका गंतव्य नक्षत्र साम्राज्य की राजधानी नहीं लग रहा था। इस महीने के दौरान तीनों बहुत दबाव में जी रहे थे। जब से उन्हें पता चला कि रिया शर्मा भी आर्यन के साथ है, उनका जीवन और भी कठिन हो गया। यहाँ तक कि खाना भी शांतिपूर्ण नहीं था। एहाना और चारुलता पागल हो गई थी। हर बार जब वे खाते तो वे अपने चांदी के दांत भींच लेती और आर्यन, रिया शर्मा और माया को देखती। इससे वे डर से कांप उठते। फिर भी वे पूछने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन एक पल के बाद वे सभी कारण समझ गए। हाय हाय हाय, तिल्द यह ईर्ष्या थी। मदद करो, मैं सच में भागना चाहता हूँ। वरिष्ठ शिवांश, हम प्रशिक्षण के लिए कहाँ जा रहे हैं? तीनों सड़क पर चलते हुए उदास महसूस कर रहे थे। वेदांत मदद नहीं कर सका और पहले पूछा, हाँ तिल्द, क्या तुम्हें अपने वरिष्ठ शिवांश पर भरोसा नहीं है? मुझ पर छोड़ दो, हम दशपुष्प घाटी जाएंगे। अर्जुन, वेदांत, चलो वरिष्ठ अर्जुन, हम उससे अलग हो जाते हैं। वरिष्ठ शिवांश पागल हो गए हैं, चलो उनसे दूर रहें। वेदांत और अर्जुन दोनों ने एक साथ आधा कदम पीछे लिया। दशपुष्प घाटी एक ऐसी जगह थी जहां महिला साधिकाएं अक्सर आती जाती थी। तारांकन तारांकन अध्याय 54। तारांकन तारांकन रहस्यमयी प्रतीक। उह हा, मैं बस मजाक कर रहा हूं, चलो पहले धूम्रमेघ प्रदेश चलते हैं। शिवांश ने एक सूखी हंसी हंसी और जल्दी से बोला, हम। वेदांत और अर्जुन ने सिर हिलाया। वे बाहर इसलिए आए थे क्योंकि वे एक परीक्षा का अनुभव करना चाहते थे, अन्यथा उनकी खरगोजा टूट नहीं पाएगी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण एक निश्चित बेईमान संघ प्रमुख से नाराज होना था। वह हमेशा 2 सुंदरियों को गले लगाए रहता था, बस इधर उधर पड़ा रहता था। न केवल वह हर दिन साधना नहीं करता था, बल्कि वह हमारी साधना में भी बाधा डालता था, और यहाँ तक कि खाना भी शांतिपूर्ण नहीं था। वह हमेशा हाथ पैर चलाता रहता था। धूम्रमेघ प्रदेश नक्षत्र साम्राज्य की सीमा पर स्थित है, जो लिंगझो से जुड़ा है, लेकिन बीच में हेंगुआन पर्वत श्रृंखला से अलग है। किंवदंतियों का कहना है कि अंदर कई 9वीं श्रेणी के मायावी प्राणी हैं, जो दिव्य संत की सर्वोच्च दिव्य कला के अनुरूप हैं। आनंद संघ के अंदर। रिया, यह लो। आर्यन ने जलशीत खड्ग रिया शर्मा को दिया। उसने इस उच्च श्रेणी के दिव्य अस्त्र को अपने हाथ में बहुत लंबे समय तक रखा था। अब जब वह रिया शर्मा के साथ था तो उसने स्वाभाविक रूप से इसे सीधे उसे दे दिया। जहां तक हिमाश्रु की बात है, अगर वह उसे दे भी देता तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाती। आर्यन भैया, यह किस तरह का दिव्य अस्त्र है? यह मुझे बहुत परिचित लग रहा है। रिया शर्मा ने अपने लाल होंठ ढंक लिए आश्चर्य से आर्यन को देख रही थी। यह एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र है, जलशीत खड्ग। क्या तुम्हें यह पसंद है? आर्यन ने जलशीत खड्ग को उसके हाथ में रखा, उसके बालों को सहलाया और फिर बोला, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है। आर्यन भैया बहुत अच्छे हैं। रिया शर्मा ने खुशी से आर्यन को चूमा। यह पहला उपहार था जो आर्यन ने उन्हें अपने रिश्ते की पुष्टि के बाद दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र होगा जिसमें उसकी अपनी जैसी ही प्राणोर्जा की विशेषता होगी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ सीधे 2 बर्फीली चोटियों पर चढ़ गए और रिया शर्मा ने तुरंत बोलना बंद कर दिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। आर्यन को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, हालांकि वह अक्सर उसके द्वारा तंग की जाती थी। यह हमेशा इतना अप्रत्याशित होता था।
आर्यन वास्तव में रिया शर्मा को तंग नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ चाहता था कि वह प्यार में डूबी रहे। घृणा को अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए वह ठीक से नहीं जानता था कि रिया शर्मा ने क्या झेला है, लेकिन उसकी प्रतिभा को जबरन निकाला गया था। उस तरह की निराशा ने उसे कुछ हद तक अकल्पनीय बना दिया। उसके पास ताकत नहीं थी, अन्यथा वह अब बदला लेने चला जाता। हालांकि उसकी प्रतिभा 3 सितारों तक पहुंच गई। जब साधना की बात आई तो वह रिया शर्मा और अन्य लोगों से बहुत दूर था, तो उसने बस लेटकर संघर्ष छोड़ दिया। धूम्रमेघ प्रदेश। तीनों अर्जुन जिज्ञासु बच्चों की तरह थे, हर जगह घूम घूम कर देख रहे थे। 3 नौसिखियों में से केवल अर्जुन को थोड़ा ज्यादा समझ थी, क्योंकि उसने सभी प्रकार के बड़े तूफान देखे थे। लेकिन अभी अभी वह शिवांश को उन्हें एक वेश्यालय में ले जाने से नहीं रोक सका। वेदांत और शिवांश ने ऐसा दृश्य कहाँ देखा था। उनके चेहरे तुरंत लाल हो गए और उन्होंने लगभग नियंत्रण खो दिया। अगर अर्जुन ने उन्हें लात नहीं मारी होती तो वे शायद अभी सड़क पर नहीं होते। बेकार कचरा, निकल जाओ, मुझे फिर से मत देखना, वरना मैं हर बार तुम्हें मारूंगा। अर्जुन और 2 अन्य के सामने वाले भोजनालय से एक फटेहाल युवक जो केवल 13-14 साल का लग रहा था, बाहर उड़ गया। ऐसा लगा कि वह बिना पैसे दिए खाने के लिए पकड़ा गया था, लेकिन उसके अगले वाक्य ने सभी को जहलंत्यासु बना दिया। नहीं तुम डाकुओं, वह मेरा पुश्तैनी प्रतीक है, मुझे वापस दे दो। दुकानदार की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह जोर से चिल्लाया, हम यहाँ बकवास करना बंद करो, बिना पैसे दिए खाना। और अब तुम इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो। तुम यह भी नहीं देखते कि यह किसका व्यवसाय है। धत, तुम सब एक भयानक मौत मरोगे। मैं निश्चित रूप से तुम सबको मार दूंगा। आह। युवक ने अपने आसपास के लोगों को चर्चा करते देखा, स्पष्ट रूप से दुकानदार की बातों पर विश्वास करते हुए, और तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। तुम मौत को बुला रहे हो, लगता है आज मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता। दुकानदार की सर्वोच्च दिव्य कला दिव्य स्वामी के शिखर पर थी और प्राण ऊर्जा से बनी एक हथेली की छाप उस पर हमला करने वाली थी। तभी शिवांश ने अपना कदम बढ़ाया। महाशय, दिन दहाड़े किसी को मारना चाहते हैं। शिवांश की आवाज युवक के कानों में एक देवता की तरह गूंजी। वह रोया और गिड़गिड़ाया, कृपया मुझे अपना पुश्तैनी प्रतीक वापस पाने में मदद करें। तुम्हारा नाम क्या है? शिवांश ने युवक को संदेह से देखा। उसकी आंखें साफ थी, किसी धोखेबाज की तरह नहीं। मयंक परोपकारी का अभिवादन करता है। मयंक ने शिवांश को दंडवत प्रणाम किया। वह पुश्तैनी प्रतीक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके पास खुद कोई सर्वोच्च दिव्य कला नहीं थी। वह केवल शिवांश से उसे वापस पाने में मदद करने की भीख मांग सकता था, अन्यथा वह बेचैन रहेगा और अपने पूर्वजों के और भी अयोग्य होगा। आप कौन हैं? क्या आपको ऐसे छोटे मोटे मामलों में दखल देना जरूरी है? क्या आप जानते हैं कि मेरे देंगफेंग भवन के पीछे कौन है? दुकानदार ने शिवांश को आसानी से रोकते हुए देखा और केवल अपनी पृष्ठभूमि को सामने ला सका। उम्मीद है कि शिवांश डर कर भाग जाएगा। ओह कौन है, सबको सुनने दो। शिवांश के शब्दों का इस्तेमाल गति प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके आसपास के लोग वास्तव में बिखर गए, एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अर्जुन और वेदांत ने एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से शिवांश के पास आए और फुसफुसाए, शिवांश, यह मामला शायद इतना सरल नहीं है। चलो समय बर्बाद न करें, बस मयंक का प्रतीक वापस ले लें और तुरंत चले जाए। शिवांश ने सिर हिलाया। वह मूर्ख नहीं था। उसके आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। खड्ग नियंत्रण तकनीक। शिवांश के हाथ में लंबी तलवार बिना हवा के चली, सीधे इस प्रबंधक को मार डाला। उसने बहुत देर तक टटोला। अंत में उसने उसके सीने के कॉलर से एक प्राचीन कांस्य का प्रतीक पाया। क्या यह है? शिवांश ने उसे मयंक को देखने के लिए दिया, इस डर से भी कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। हाँ, धन्यवाद परोपकारी, धन्यवाद। जैसे ही मयंक धन्यवाद दे रहा था, प्रदेश के रक्षकों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। सामने एक छोटा नौकर भी रास्ता दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह गुप्त रूप से सूचित करने गया था। वे ही है, उन सबको गिरफ्तार कर लो। समूह का नेतृत्व करने वाले मध्यम आयु वर्ग के सेनापति ने अपना हाथ हिलाया और प्रदेश के रक्षकों ने तुरंत एक लंबी भाला संरचना बना ली। अगर शिवांश और अन्य लोगों ने विरोध करने की हिम्मत की
तो वे तुरंत कार्रवाई करेंगे। धूम्रमेघ प्रदेश सीमा पर स्थित है और इसके लोग भयंकर हैं, इसलिए उनकी ताकत बहुत मजबूत है। प्रदेश के रक्षकों के इस समूह की ताकत वास्तव में शाही राजधानी में शाही रक्षकों के समान है। वे सभी दिव्य स्वामी के शिखर पर हैं और वे लगातार मायावी प्राणियों से लड़ते हैं, इसलिए उनकी मारक क्षमता शायद शाही रक्षकों से कहीं ज्यादा है। मैं एक साम्राज्य का अर्ल हूँ, किसी की हिम्मत है तो आगे बढ़े। इस समय शिवांश हे सम्राट अजय द्वारा दिए गए अर्ल प्रतीक को निकाला और सभी प्रदेश के रक्षक तुरंत रुक गए। मध्यम आयु वर्ग के सेनापति ने भी एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिखाई और फिर तुरंत उन्हें रुकने के लिए कहा। तुम शायद आनंद संघ के शिष्य अर्ल शिवांश हो? मध्यम आयु वर्ग के सेनापति की जिज्ञासा को देखकर शिवांश ने सिर हिलाया। उसे छिपाने की जरूरत नहीं थी, अगर वह अब छिपता तो इससे टकराव हो सकता था। सही, क्या तुम मुझे जानते हो? बेशक, तुमने हमारे नक्षत्र साम्राज्य के लिए पासा पलट दिया। पूरे साम्राज्य में कौन खड्ग अर्ल शिवांश को नहीं जानता? मध्यम आयु वर्ग के सेनापति ने शिवांश को सिर हिलाते सुनकर खुशी से मुस्कुराया। फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत उस छोटे नौकर को मार डाला। अर्ल शिवांश, तुम सब जल्दी से चले जाओ। इस देंगफेंग भवन के पीछे का मालिक राजकुमार नक्षत्र है। यह जगह ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। तुम सब जल्दी से धूम्रमेघ प्रदेश छोड़ दो, वरना तुम जा नहीं पाओगे। क्या? शिवांश और अन्य लोग चौंक गए। वे नक्षत्र को नहीं जानते थे, लेकिन एक राजकुमार को नाराज करना, एक अर्ल को तो छोड़ो, यहाँ तक कि एक मार्क्विस भी बेकार होता। अगर हम चले गए तो तुम्हारा क्या होगा? क्या हमारे लिए एक राजकुमार को नाराज करना उचित है? अर्जुन ने अचानक बोला, मध्यम आयु वर्ग के सेनापति को देखते हुए। मैं गजेंद्र कभी भी राजकुमार को हमारे नक्षत्र साम्राज्य के मेधावी अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा, भले ही इसका मतलब मौत हो। तारांकन अध्याय 55। तारांकन दिव्याभिलेख गुरु की कथा। कोई जरूरत नहीं, सेनापति गजेंद्र हमारी दूसरी पहचान नहीं जानते होंगे, है ना? अर्जुन ने प्रशंसा के साथ गजेंद्र की ओर देखा, जैसा कि सीमा पर तैनात एक सेनापति से उम्मीद थी। उसके खून की प्यास और साहस ने उसे प्रभावित किया। मैं भूल गया, आप सभी आनंद संघ के सम्मानित शिष्य भी हैं। हा, मेरी माफी। अगर यह ज्यादा परेशानी न हो तो मुझे आपके रहने के लिए एक अस्थायी जगह की व्यवस्था करने दे, कैसा रहेगा? गजेंद्र को उनकी पहचान याद आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। राजकुमार नक्षत्र ने बार बार उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि इससे उसका जीवन भी बहुत कठिन हो गया था। पत्रों को तो छोड़ ही दे, उसके भेजे हुए लोगों में से कोई भी कभी वापस नहीं आया। इसका मतलब था कि सम्राट अजय को यहाँ क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह पता भी नहीं लगा सकता था। तो हम सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं। कृपया अर्जुन और शिवांश गजेंद्र के पीछे पीछे चले गए। मयंक ने चारों ओर देखा और फिर वह भी पीछे पीछे चला गया। ल्यूफेंग प्रदेश। स्वामी, हालात बदल गए हैं। आनंद संघ के 3 शिष्य धूम्रमेघ प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। एक काली परछाई ऊंची सीट पर शानदार कपड़ों में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने सम्मानपूर्वक घुटने टेक कर बैठी थी। आनंद संघ, हम डरने की क्या बात है? हमारे पीछे प्रेतराज संघ है और मुझे विश्वास नहीं है कि उनका आनंद संघ आम इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। जब समय आएगा, अगर हम उन्हें और प्राणरत्न देंगे तो वे मुझे सिंहासन पर चढ़ने और सम्राट बनने से कैसे रोक सकते हैं? हा। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति राजकुमार नक्षत्र था। नक्षत्र साम्राज्य का शाही राजकुमार। उसके लहजे को सुनकर ऐसा लगा कि वह लंबे समय से विद्रोही इरादे पाले हुए था। स्वामी, क्या होगा अगर वे गजेंद्र का पक्ष लेते हैं? तो उनके जाने के बाद ली से कहो कि वह सीधे गजेंद्र को मार डाले। इस राजकुमार के पास अब उतना धैर्य नहीं है। राजकुमार नक्षत्र का चेहरा ठंडा था और उसका लहजा पूरी तरह से भयावह था। जी, धूम्रमेघ प्रदेश। सेनापति गजेंद्र, आपके लहजे से ऐसा लगता है कि आप राजकुमार नक्षत्र के प्रति घृणा रखते हैं। यदि यह सुविधाजनक हो तो क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? अर्जुन ने पूरी यात्रा के दौरान इसे अपने अंदर रखा था। जब गजेंद्र उन्हें उनके आवास पर ले गया तब वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। उससे पहले क्या मैं अर्ल और आनंद संघ के 2 सम्मानित शिष्यों को एक मामले में परेशान कर सकता हूँ?
गजेंद्र ने उदास भाव से आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरों को शामिल नहीं करना चाहता, जिससे अर्जुन और भी जिज्ञासु हो गया। स्वतंत्र रूप से बोलिए, अगर यह कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। राजकुमार नक्षत्र प्रेतराज संघ के साथ मिलीभगत कर रहा है और लंबे समय से विद्रोही इरादे पाले हुए है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि महामहिम को सूचित करें। गजेंद्र के शब्दों ने तुरंत अर्जुन और अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया है। भगवान, विद्रोह? क्योंकि मेरी सर्वोच्च दिव्य कला अपेक्षाकृत उच्च है। उन्होंने अभी तक मेरी जान नहीं ली है। अब जब आप सभी आ गए हैं तो मेरा अनुमान है कि यह स्वर बदलने वाला है। शायद वे आपको कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन उनकी योजना निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगी। आखिरकार नक्षत्र साम्राज्य का आप सभी से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, यदि आप सहमत नहीं होना चाहते हैं। जैसे ही गजेंद्र ने बात की, उसकी दिव्य सम्राट द्वितीय स्वर्ग की सर्वोच्च दिव्य कला का खुलासा हुआ। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार नक्षत्र गजेंद्र की भर्ती करना चाहता था, तो वह एक दिव्य सम्राट विशेषज्ञ है। हालांकि जिज्ञासु अर्जुन ने मना नहीं किया। सेनापति गजेंद्र, आप क्या कह रहे हैं? हम इस मामले पर सहमत हैं, लेकिन आप? अर्जुन को सहमत होते सुनकर गजेंद्र तुरंत खुशी से खिल उठा और अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, साम्राज्य के प्रति वफादार रहना एक सेनापति का कर्तव्य है। मैं आपको कोई ठोस लाभ नहीं दे सकता, तो मुझे गजेंद्र को आप सभी को पीली झरनों से दिव्य संत के पद पर आरोहण की कामना करने दे। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया। उसका क्या मतलब था? क्या तुम मुझे श्राप दे रहे हो? मेरे पिछले जीवन में मैंने दिव्य सम्राट तक साधना की थी। क्या तुम मुझे सीधे श्राप दे रहे हो कि मैं केवल दिव्य संत तक साधना कर सकूं? धत तेरे की! अचानक उसे बस मामले से हाथ धो लेने की इच्छा हुई। धन्यवाद। बिना किसी देरी के हम जल्द से जल्द शाही राजधानी वापस जाएंगे ताकि महामहिम को सूचित किया जा सके। सेनापति गजेंद्र, अपना ध्यान रखना। अर्जुन और अन्य लोगों ने गजेंद्र को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यह मामला अब ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे संभाल सकते थे। गजेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उन्हें जाते हुए देख रहा था। इस बार प्रेतराज संघ ने एक दिव्योधा विशेषज्ञ भेजा था। जब तक वह धूम्रमेघ प्रदेश छोड़ने की हिम्मत करता, उसे पकड़कर वापस फेंक दिया जाता। यह उसकी लाचारी थी। मयंक थोड़ा भ्रमित था। उन्हें बस एक पल आराम करने को मिला और अब तुम फिर से जाने की बात कर रहे हो। मेरा क्या, मैं तो बस एक सामान्य व्यक्ति हूं। शिवांश ने मयंक को उनके साथ बने रहने के लिए संघर्ष करते देखा और जिज्ञासु हो गया। मुड़कर उससे पूछा, तुम्हें पहले ही बचाया नहीं जा चुका है? जल्दी वापस जाओ। तुमने अभी सुना, हमें अभी भी काम करना है। मैं आप सभी का अनुसरण कर सकता हूँ? मैं पहले से ही बेघर हूँ। मयंक ने उदास भाव से शिवांश की ओर देखा। उसने सोचा कि वह पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवांश वास्तव में वापस मुड़ जाएगा। हाँ, तो चलो फार पवन चील पर सवारी करते हैं। तुम्हारे पास सर्वोच्च दिव्य कला नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। शिवांश ने मयंक का कंधा पकड़ा और जल्दी से चला गया। जब अर्जुन और चारों चले गए तो उनके आसपास कोई असामान्यता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि गजेंद्र ने कहा। राजकुमार नक्षत्र उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता, केवल गजेंद्र। मयंक, तुम्हारा वह प्रतीक क्या है? यह काफी रहस्यमय लग रहा है। क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? फार पवन चील की पीठ पर शिवांश ने उत्सुकता से मयंक की ओर देखा। उसे यह समझ नहीं आया कि कोई प्रतीक के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। मयंक ने गंभीरता से शिवांश और अन्य दो को देखा। बहुत देर तक झिझका और फिर बोला, क्या आपने दिव्य अभिलेख गुरु के बारे में सुना है? शिवांश और वेदांत, वे दो बुद्धू कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक चमक कौन थी। दिव्य अभिलेख गुरु प्राचीन काल के सबसे रहस्यमय व्यवसायों में से एक है। वर्तमान संरचना गुरु अंत में केवल दिव्य अभिलेख गुरु की एक शाखा है। हालांकि दिव्य अभिलेख गुरु पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। वह प्रतीक जिसका तुमने उल्लेख किया, क्या वह दिव्य अभिलेख गुरु से संबंधित हो सकता है? मयंक यह देखकर आश्चर्यचकित था कि अर्जुन इतनी वाक्पटुता से बोल रहा है। फिर उसने सिर हिलाया। सही है, इस प्रतीक को प्राणजागरण प्रतीक कहा जाता है और यह दिव्य अभिलेख गुरु विरासत में से एक है। यदि किसी में प्रतिभा है तो वह एक दिव्य अभिलेख गुरु बन सकता है, लेकिन मेरे पास सर्वोच्च दिव्य कला नहीं है, इसलिए मैं यह परीक्षण नहीं कर सकता कि मुझ में वह योग्यता है या नहीं।
शिवांश और वेदांत की अभिव्यक्ति खाली रही। वे क्या बात कर रहे थे? वे क्यों नहीं समझ सकते थे? क्या यह दिव्याभिलेख गुरु इतना शक्तिशाली है और लगभग विलुप्त? क्या उन्होंने कुछ पूरी तरह से जघन्य किया था? अगर भाई मयंक के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो क्यों न पहले हमारे आनंद संघ में कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास दिव्याभिलेख गुरु की विरासत की योग्यता है तो संघ प्रमुख निश्चित रूप से तुम्हें रखेंगे और तुम्हें इस तरह भटकना नहीं पड़ेगा। कैसा रहेगा? अर्जुन ने मयंक को देखा और उसे मनाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके समय में दिव्याभिलेख गुरु पहले से ही 10 में से 1 से भी कम थे। यह दिव्याभिलेख गुरु की शक्ति को दर्शाता है क्योंकि वे हवा से संरचनाएं बना सकते थे बिना प्राणरत्नों की आवश्यकता के। पूर्व व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं। वे विशिष्ट चल संरचना गुरु थे। इसके अलावा प्रतीक थे क्योंकि वह रहस्यमय दूरगमन पोथी एक दिव्याभिलेख गुरु का काम था। बेशक इसके लिए एक उच्च स्तरीय दिव्याभिलेख गुरु की आवश्यकता थी। प्रतीक में विभाजित है सहायक प्रतीक, आक्रमण प्रतीक, रक्षा प्रतीक और विशेष प्रतीक। यहाँ पानी बहुत गहरा है, लेकिन दिव्याभिलेख गुरु के गायब होने का असली कारण निश्चित रूप से दूसरों को नाराज करना नहीं था, बल्कि यह उत्तराधिकारियों की कमी थी क्योंकि दिव्याभिलेख गुरु बनने की शर्तें बहुत अधिक थीं, बस अमानवीय थी। तारांकन अध्याय 56। तारांकन मनवीर, फिर से मैं ही क्यों? क्या तुम सच कह रहे हो? मयंक ने कुछ खुशी के साथ अर्जुन की ओर देखा। यद्यपि उसके पास सर्वोच्च दिव्य कला नहीं थी, लेकिन इसने आनंद संघ की प्रतिष्ठा के बारे में उसकी समझ को प्रभावित नहीं किया। सब कुछ अभी भी संघ प्रमुख के निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन यदि तुम्हारे पास वास्तव में एक दिव्याभिलेख गुरु की प्रतिभा है तो संघ प्रमुख तुम्हारी साधा न कर पाने की समस्या को हल करने में मदद करेंगे। अगर आर्यन ने अर्जुन के शब्द सुने होते तो वह शायद गुस्से से आग बबूला हो जाता। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इसे हल कर सकता हूँ? मैं कोई कबाड़ इकट्ठा करने वाला नहीं हूँ। ऐसी सभी समस्याएं जो हल नहीं हो सकती मुझे क्यों भेजी जाती हैं? मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे अभी भी आनंद संघ में शामिल होने का मौका मिलेगा। मयंक कुछ आश्चर्यचकित था। वह आनंद संघ था। जामुनी प्रदेश में आनंद संघ की निवारक शक्ति श्वेतमेघ पवित्र भूमि से भी अधिक मजबूत थी। ऐसा लगता था कि आनंद संघ के बहुत सारे शिष्य नहीं थे, लेकिन जब वे बाहर जाते थे तो वास्तव में दिव्योधा महाशक्तिशाली उनकी गुप्त रूप से रक्षा करते थे। कौन सी पवित्र भूमि ऐसा कर सकती थी? शायद केवल उनके संत और संतनी के साथ ऐसा व्यवहार होता था। हम इस तरह वरिष्ठ शिवांश पहले शाही राजधानी जाएंगे और महामहिम को राजकुमार नक्षत्र के विद्रोह के बारे में सूचित करेंगे। वेदांत और मैं मयंक को पहले संघ में वापस ले जाएंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, अलग होने की योजना बनाते हुए, जिससे शिवांश हैरान रह गया। रुको, तुम लोगों ने मुझे जाने के लिए कैसे मना लिया? शिवांश का चेहरा काली रेखाओं से भरा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि मामला अत्यावश्यक है। वह बीच के काउंटी शहर में फारपवन चील से उतर गया और एक और किराए पर ले लिया। चलो, हम संघ लौट रहे हैं। जब अर्जुन और वेदांत मयंक को संघ में वापस लाए तो फारपवन चील अपने आप वापस उड़ गई। ऐसे आरोह आमतौर पर पशु प्रशिक्षकों द्वारा वश में किए जाते हैं और फिर पूर्ण निष्ठा प्राप्त करने के लिए विशेष तरीकों से नियंत्रित किए जाते हैं। अन्यथा उन्हें किराए पर देना बस उन्हें किसी और के मायावी प्राणी में बदल देगा, जो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। आनंद संघ। जैसे ही मयंक आनंद संघ के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह लगभग डर के मारे मर गया। धत तेरे की, वहां वास्तव में एक शेर था। उसके पंजे मयंक के पूरे शरीर से बड़े थे, जिसने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अरे बूढ़े शेर, तुमने बहुत मेहनत की है। यह मेरा दोस्त मयंक है। अगर वह भाग्यशाली रहा तो शायद वह भविष्य में आनंद संघ में से एक होगा। मयंक के हैरान भाव के तहत अर्जुन वास्तव में शेर के पंजे को थपथ पाने गया। क्या उसे मौत का डर नहीं था? लेकिन अगले ही पल मयंक ने आश्चर्य से देखा कि शेर ने वास्तव में सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। यह चीज दिव्य योद्धा क्षेत्र में टूटने वाली थी और प्राणूर्जा को अवशोषित कर रही थी। आखिरकार आनंद संघ के क्षेत्र में प्राणूर्जा बाहर की दुनिया से 10 गुना ज्यादा थी। संघ प्रमुख तिल्दे। अर्जुन भी ज्यादा देर नहीं रुका और सीधे आर्यन के सभागृह की ओर भाग गया, चिल्लाते हुए, वर्तमान आर्यन माया और रिया शर्मा को तंग कर रहा था। मैं बर्फीली चोटियों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या उन्हें जोर शोर से नहीं बढ़ना चाहिए? आर्यन भैया,
अर्जुन आपको बुला रहा है, जल्दी बाहर जाओ। रिया शर्मा ने आर्यन को धक्का दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। अगर वह जल्द ही नहीं जाता तो वह सचमुच कुचल दी जाती। ठीक है। आर्यन अनिच्छा से दोनों महिलाओं के आलिंगन से बाहर निकल गया। जीवन इस तरह अविश्वसनीय रूप से सुखद था। उसकी सर्वोच्च दिव्य कला उसके शिष्यों पर निर्भर करते हुए सुधरी। वह खुद सुंदरियों की बाहों में लेटा रहता, हर दिन जीवन के रहस्यों पर चर्चा करता। आर्यन को जाते देख माया और रिया शर्मा दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें आर्यन ने बहुत तंग किया था, यहाँ तक कि उनकी साधना की प्रगति भी पिछड़ गई थी, जो कुछ हद तक निराशाजनक था। लेकिन वे आर्यन को मना नहीं कर सकती था। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो जल्दी बोलो। मुझे अभी भी वापस जाकर अपनी पत्नियों के साथ रहना है। आर्यन अर्जुन के पास प्रकट हुआ और चिढ़कर बोला, तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे की? तुम डांट खाने के लिए कह रहे हो। संघ प्रमुख, इस बार सूचित करने के लिए 2 मामले हैं। पहला यह है कि प्राचीन दिव्याभिलेख गुरु की विरासत मिल गई है, साथ ही नक्षत्र साम्राज्य के राजकुमार नक्षत्र के विद्रोह के बारे में। अर्जुन ने बोलने से पहले आर्यन को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हालांकि इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, आर्यन ने उसे बाधित कर दिया। मुझे पहले मामले में दिलचस्पी है, दूसरे का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आनंद संघ सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। संघ प्रमुख, कनिष्ठ शिशा चारुलता इस समय महामहिम की सबसे प्रिय 9वीं राजकुमारी है। अगर हम मदद नहीं करते तो क्या कनिष्ठ शिशा चारुलता आपसे नाराज होगी? अर्जुन ने कुछ आश्चर्य से आर्यन को देखा। बाद वाले ने तुरंत अपना लहजा बदल दिया। तुम सही हो, यह नक्षत्र बहुत घृणित है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं यह दुनिया के आम लोगों के लिए कर रहा हूं। अर्जुन, मनवीर, तुम स्पष्ट रूप से यह सुंदरियों के लिए कर रहे हो, तुम इसे आम लोगों के लिए कर रहे हो। मेरे पैर। अर्जुन के चेहरे पर सब कुछ देख लेने का भाव था। संघ प्रमुख का चरित्र मेरे द्वारा समझ लिया गया है। वह एक पूरा ठरकी है। कुंजी यह है कि जो संघ में प्रवेश कर सकते हैं वे भी विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय प्रतिभाएं हैं, जो एक सिरदर्द है। मनवीर, बाहर आओ। आर्यन ने अचानक दानवेकत्र सभागृह की ओर चिल्लाया, लगभग मनवीर को प्राण विचलन में डरा दिया। अगले ही पल एक उदास मनवीर अर्जुन और आर्यन के सामने प्रकट हुआ। जाओ और नक्षत्र साम्राज्य के राजकुमार नक्षत्र की जांच करो। अगर उसने सचमुच विद्रोह किया तो तुम उसे अपंग कर सकते हो और उसे उस सम्राट के सामने भेज सकते हो। साथ ही यह भी उल्लेख करना कि उसकी बेटी अद्भुत है। अर्जुन, मनवीर, ये किस तरह के चौंकाने वाले शब्द हैं? क्या उसने तुमसे सहमति जताई? तुम बस ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम संघ प्रमुख नहीं होते और मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से तुमसे लड़ता। समझ गया संघ प्रमुख। मनवीर गुस्से में चला गया। संघ में रहना कितना अच्छा था। बाहरी दुनिया बस, वहां कोई प्राणुजा नहीं थी, कोई अच्छा भोजन नहीं था। मनवीर जितना सोचता उतना ही गुस्सा आता और वह हत्या के इरादे से दूर उड़ गया। लेकिन वह ज्यादा देर बाद नहीं लौटा। संघ प्रमुख, यह कहाँ है? नक्षत्र साम्राज्य छोटा नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए कुछ दिनों तक घूमने के लिए काफी है। आपको मुझे दिशा निर्देश देने होंगे। सही है, मनवीर खो गया था। उसे नक्षत्र के बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि सुना भी नहीं था। यह खांसी। अर्जुन, तुम उसे बताओ, वह यह भी नहीं जानता कितना दुर्भाग्यशाली है। आर्यन वास्तव में यह भी नहीं जानता था। इतनी खराब एक्टिंग ने अर्जुन और मनवीर को कुछ हद तक अवाक कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो तुम नहीं जानते, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? मैं बहुत थक गया हूँ। इस संघ प्रमुख का नेतृत्व करना वास्तव में कठिन है। वरिष्ठ मनवीर, मैंने इसके बारे में धूम्रमेघ प्रदेश में सुना था। आप धूम्रमेघ प्रदेश जाकर देख सकते हैं। अगर वहाँ सेनापति गजेंद्र अभी भी जीवित हैं, तो कृपया उन्हें बचा लें। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक मनवीर से कहा। उसे गजेंद्र के बारे में अच्छी धारणा थी। वह एक भावुक सेनापति था। समझ गया तुम छोटे बदमाश। जब कुछ करने को न हो तो इधर उधर भागकर परेशानी खड़ी करो। हमेशा मैं ही काम करता हूँ। मनवीर ने उदासी से कहा, ये छोटे बदमाश जब भी बाहर जाते हैं तो हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं और इसे हल करना पड़ता है। संघ प्रमुख का क्या? इसके बारे में मजाक भी मत करना। वह हर दिन अपनी बर्फीली चोटियों के साथ खेलने में व्यस्त है। यह सुनकर अर्जुन अजीब तरह से हंसा। वह उसे दोष नहीं दे सकता था। जल्दी से दफा हो जाओ।
मेरी जीवन भर की खुशी तुम्हारे हाथों में है। बच्चे, अगर तुम इसे अच्छी तरह से संभालते हो तो मैं तुम्हें खेलने के लिए छू तियान तलवार उधार दूंगा। आर्यन अभी भी उस दिव्याभिलेख गुरु की विरासत को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। वह मनवीर को यहाँ बकबक करते कैसे सहन कर सकता था। उसने पहले ही दिव्य आत्मा से पूछ लिया था। यह दिव्याभिलेख गुरु प्राचीन काल के सबसे रहस्यमय व्यवसायों में से एक था। प्राचीन युग में कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ हद तक उसकी रैली करने की शक्ति एक प्राणरसायनज्ञ से भी ज्यादा भयानक थी। सच में तुम्हें यह पहले कहना चाहिए था। बच्चे, अर्जुन बाहर जाओ और परेशानी खड़ी करो, डरो मत। अर्जुन, हे भगवान, मैं बस चकित हूं। मुझे सच में आनंद संग से प्यार है। यहाँ हर कोई एक प्रतिभा है। उनकी अभिव्यक्ति ऐसे बदलती है जैसे उन्होंने अभ्यास किया हो। मैंने अभी तक बोलना भी समाप्त नहीं किया है और यह पहले से ही बादल से साफ हो गया है। चलो चलो उस दिव्याभिलेख गुरु की विरासत को देखते हैं। तारांकन तारांकन अध्याय 57। तारांकन तारांकन जन्म से अवरुद्ध नारिया चंद्रबिंदु। आर्यन सीधे संघ के प्रवेश द्वार पर अर्जुन के साथ प्रकट हुआ। इस समय बाहर वेदांत और मयंक ने लगभग उन पत्थरों को घिस दिया था जिन पर वे बैठे थे। फिर भी अर्जुन अभी तक बाहर नहीं निकला था। संघ प्रमुख वेदांत ने तुरंत आर्यन की उपस्थिति को देखा और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। मयंक वरिष्ठ का अभिवादन करता है। मयंक आर्यन को अचानक प्रकट होते देख मौत के मुंह में चला गया। इतनी चुपचाप उभरना सचमुच भयानक था। आर्यन ऐसा लग रहा था जैसे वह देख रहा हो, लेकिन वह वास्तव में मयंक की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए अपनी पहचान की आंख का उपयोग कर रहा था। मयंक, आयु 14, सर्वोच्च दिव्य कला कोई नहीं, जन्म से कटी हुई नारियों के साथ। टिप्पणी, एक भक्षक प्रतीक की उपस्थिति के कारण वह कभी भी साधना नहीं कर सकता। 20 वर्ष की आयु में वह भक्षक प्रतीक द्वारा पूरी तरह से सूखा दिया जाएगा। एक प्राकृतिक दिव्याभिलेख गुरु की प्रतिभा रखता है। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि स्वामी इस बच्चे को संघ में भर्ती करे। हे भगवान, यह युवक अनलकी है। वह एक भक्षक प्रतीक को एक खजाने की तरह पकड़े हुए है, यह सोचकर कि यह एक अच्छी चीज है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक घातक हथियार होगा। यह बस एक त्रासदी है। मैं तुम्हारी जन्मजात कटी हुई नारियों के मामले को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम आनंद संघ में शामिल होने को तैयार हो? पढ़ने के बाद आर्यन ने शांति से मयंक से बात की, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, जल्दी करो, इस बूढ़े आदमी से जल्दी सहमत हो जाओ। मयंक, जो बहुत चिंतित था, आर्यन के शब्द सुनकर तुरंत बहुत उत्साहित हो गया। इच्छुक हूँ, बेशक मैं इच्छुक हूँ। मयंक संघ प्रमुख का अभिवादन करता है। प्रणाली संदेश, बधाई हो स्वामी। एक प्राकृतिक दिव्याभिलेख गुरु की भर्ती के लिए संरचना शिखर सक्रिय हो गया है। पुरस्कार, दिव्यराजा पंचम स्वर्ग, सर्वोच्च दिव्य कला, 5 मध्यम श्रेणी के दिव्य अस्त्र। हिस, कितने उदार पुरस्कार हैं। वेदांत, मयंक को वहां ले जाओ, फिर वरिष्ठ नारायण के पास जाओ और उसे आनंद संघ से परिचित कराने में भी मदद करो। आर्यन ने मयंक से प्रतिंध हटा दिए, फिर संरचना शिखर की ओर इशारा किया, वेदांत को निर्देश देते हुए। जी संघ प्रमुख। यद्यपि वेदांत हैरान था, उसने फिर भी आर्यन की व्यवस्थाओं का पालन किया। वह यह भी देखना चाहता था कि नया मुख्य शिखर कैसा है। आर्यन सीधे अपने कमरे में लौट आया। रिया शर्मा और माया की बर्फीली चोटियों को निचोड़ा और फिर अपने पुरस्कारों की जांच की। रिया शर्मा और माया के सुंदर चेहरे लाल हो गए। उन्हें सचमुच ऐसा लगा जैसे उनके साथ खेला गया हो। आर्यन भैया बहुत कामुक हैं, उन्हें हमेशा ऐसा करना पसंद है। लेकिन यह देखकर कि आर्यन ने उन्हें और तंग नहीं किया, वे केवल साधना जारी रख सकी। 5 दिव्य अस्त्र, यह एक उच्च श्रेणी का भी है। आर्यन ने 5 दिव्य अस्त्रों को आश्चर्यचकित भाव से देखा। वास्तव में एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र था। यह दूसरी बार था जब उसे एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र मिला था। लेकिन धत तेरे की, उनमें से 4 महिलाओं के लिए थे। फीनिक्स दीप्ति बहता अमर वस्त्र, आइरिस फूल श्रृंखला, आकाश फीनिक्स जूते, प्रेम का पाला, उड़ता बादल खड़। एक पोशाक, 2 हार, एक जोड़ी जूते और एक तलवार। फीनिक्स दीप्ति बहता अमर वस्त्र एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र था और अन्य मध्यम श्रेणी के दिव्य अस्त्र थे। लेकिन आर्यन के विचार में यद्यपि यह पोशाक सुंदर थी, इसका बहुत कम व्यावहारिक उपयोग था। क्या वह अपनी महिलाओं को पोशाक पहनकर लड़ने देने वाला था?
मूर्ख मत बनो, उसके देखने के लिए इसे पहनना काफी था। रिया, यहाँ आओ, आर्यन भैया के पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। आर्यन ने एक पल के लिए विचार किया और फिर रिया शर्मा को पुकारा। आर्यन के शब्द सुनकर रिया शर्मा का पूरा सुंदर चेहरा लाल हो गया। क्या यह आर्यन भैया और गंभीर हो सकते हैं? वह केवल उसे तंग करना जानता है। यद्यपि रिया शर्मा शर्मीली थी, वह फिर भी पास आ गई। आर्यन ने रिया शर्मा को लाल चेहरे के साथ आते देखा और जान गया कि उसने गलत समझा है। उसने चंचलता से उसके छोटे नितंब पर थपकी दी, फिर बोला, आओ इस फिनिक्स दीप्ति बहते अमर वस्त्र को पहनकर देखो कि तुम्हें यह पसंद है या नहीं। और आकाश फिनिक्स जूते भी आर्यन भैया बाद में तुम्हें यह प्रेम का पाला पहनाएंगे। रिया शर्मा पास आई और महसूस किया कि आर्यन उसे तंग नहीं कर रहा था, बल्कि उसे एक पोशाक, जूते दे रहा था और उसके हाथ में एक चांदी का हार पकड़े हुए था। वाह, यह क्या है? यह बहुत सुंदर है। आर्यन भैया, आप बाहर भी नहीं गए, आपने इसे कहां से खरीदा? रिया शर्मा ने फिनिक्स दीप्ति बहता अमर वस्त्र लिया और खुशी से आर्यन को चूमा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण पोशाक है, यह एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र है। फिनिक्स दीप्ति बहता अमर वस्त्र, मुझे नहीं पता कि इसके प्रभाव क्या है, इसे पहनकर देखो। बोलने के बाद आर्यन माया के पास गया और उसकी 2 बर्फीली चोटियों को पकड़ लिया। फिर उसने आइरिस फूल श्रृंखला निकाली और उसे उसकी गर्दन के चारों ओर रख दिया। आइरिस फूल श्रृंखला पूरी तरह से बैंगनी थी, जिसके चारों ओर कई छोटी तलवारें खुदी हुई थी। यह त्वचा को खरोंच नहीं करता, इसके बजाय इसका अपने मालिक के लिए एक सुरक्षात्मक कार्य था। माया, जो मूल रूप से शर्मीली थी, ने अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस की, फिर नीचे देखा और गहराई से प्रभावित हुई। आर्यन भैया, क्या यह भी एक दिव्य अस्त्र है? सही है, यह एक मध्यम श्रेणी का दिव्य अस्त्र है। आइरिस फूल श्रृंखला, क्या तुम्हें यह पसंद है? आर्यन ने बोला, लेकिन उसके हाथ माया की बर्फीली चोटियों पर ही रहे। पसंद है, मुझे यह बहुत पसंद है। माया ने लाल चेहरे से उत्तर दिया। आर्यन भैया दिन ब दिन हद से ज्यादा बाहर हो रहे थे, वह सचमुच फटने वाली थी। इस समय रिया शर्मा ने भी फिनिक्स दीप्ति बहता अमर वस्त्र पहन लिया था। उसकी गति इतनी तेज थी, शायद इसलिए कि वह डरती थी कि आर्यन चाल चलेगा। कौन जानता था, उसके बदलने के बाद आर्यन को यह और भी पसंद आया। वह जल्दी से रिया शर्मा के पास भागा, उसके जेड पैर को पकड़ा, आकाश फिनिक्स जूते पहनाए और फिर उसे प्रेम का पाला पहनाने में मदद की। सुंदर संरचना शिखर, वरिष्ठ वेदांत, क्या यही मैं रहूंगा? मयंक ने विशाल शिखर को कुछ आश्चर्य से देखा। अगर उसके 100 भी आ जाए तो वह इसे नहीं भर पाएगा, है ना? संघ प्रमुख ने यही कहा था भोजन के लिए। बस संघ हॉल में जाओ, हमारे संघ के मुख्य रसोइया वरिष्ठ चंद्रमृग कुल से हैं। वेदांत ने सिर हिलाया, मन ही मन सोचते हुए, यहाँ अकेले रहना कितना शानदार, संघ प्रमुख से भी ज्यादा प्रभावशाली। वेदांत ने मयंक को बसाने में मदद करने के बाद उसे प्राणरसायन शिखर पर ले गया। प्राणरसायन शिखर, वरिष्ठ नारायण, संघ प्रमुख ने मुझे मयंक को यह पूछने के लिए लाने के लिए कहा कि क्या कोई ऐसी दिव्य औषधि है जो जन्मजात कटी हुई नारियों को हल कर सकती है। नारायण यह सुनकर चिंतन में पड़ गया। जन्मजात कटी हुई नारियां स्वर्ग द्वारा ईर्ष्या के जाने का संकेत थी, लेकिन जन्मजात कटी हुई नारियों वाले किसी भी व्यक्ति में एक समानता थी। वह एक अद्वितीय प्रतिभा था, लेकिन इसे हल करने के लिए केवल नारायण कैसा है, कोई विचार। आर्यन अचानक नारायण के पास प्रकट हुआ। उसने 2 लड़कियों की साधना में बाधा नहीं डाली, इसके बजाय वह देखने आया कि क्या दिव्याभिलेख गुरु को बचाया जा सकता है। संघ प्रमुख, जन्मजात कटी हुई नारियों को हल करना सरल है, जब तक कि उसकी नारियों को पहले अपंग कर दिया जाए और फिर उपयोग करके। वाह, क्या ऐसा है? नारायण ने अभी तक बात खत्म नहीं की थी कि आर्यन ने सीधे मयंक को अपंग कर दिया, जो दर्द से चिल्लाया। वह उसे एक प्राणपोषण गोली और एक नारी पुनर्निर्माण गोली भी लेने की जरूरत है, तो उन्हें बाहर निकालो। आर्यन के शब्दों ने मयंक को भी उत्साहित कर दिया। क्या वह अंततः साधना भी कर सकता था? वह मेरे पास नहीं है। मयंक, तुम धत तेरे की, हाय हाय हाय, तिल्द, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मैं अपंग हो गया, मुझे संघ प्रमुख ने खेलकर मार डाला। आर्यन, हे भगवान, मैंने बहुत जल्दी काम कर दिया, मैं इस अजीब स्थिति को कैसे आसान बनाऊं? क्या मुझे बस मयंक को खत्म कर देना चाहिए?
अगर वह उन्हें नहीं लेता तो क्या होगा? जैसे ही आर्यन बोला, मयंक ने भी उत्सुकता से नारायण की ओर देखा। बाद वाले ने उन्हें गंभीर भाव से देखा। यह ऐसा होगा। नारायण ने एक गोला संघनित किया, फिर यह लगातार फैलता गया जब तक धमाका तिल जब तक यह फट नहीं गया। मयंक और आर्यन दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। क्या इसका मतलब यह था कि वह फट जाएगा? मूर्ख मत बनो, मेरी मदद करो, मुझे अचानक आनंद संघ में शामिल नहीं होना है। यहां हर कोई अविश्वसनीय है, विशेषकर यह संघ प्रमुख। उसने दूसरे व्यक्ति के बोलने से पहले ही काम कर दिया। हाय हाय हाय। तारांकन अध्याय 58। तारांकन दिव्याभिलेख गुरु को सफलतापूर्वक जगाया गया। मयंक जमीन पर बैठा स्तब्ध था जब चारुलता ने अचानक कहा, चिंता मत करो, मेरे पास है। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। यह एक उपचार दिव्य औषधि है, एक साधक दिव्य औषधि, एक विषहरण दिव्य औषधि, एक प्राणजागरण दिव्य औषधि। ओह, मिल गई। चारुलता ने अपनी आकाशीय अंगूठी में खोजा, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट ने मयंक का चेहरा पीला कर दिया। साधक दिव्य औषधि, विषहरण दिव्य औषधि, प्राणजागरण दिव्य औषधि, मदद करो। यह अभी भी एक निम्न स्तरीय प्राणरसायनज्ञ है। मुझे लगता है कि यह बहुत अविश्वसनीय है। लेकिन जब चारुलता ने कहा कि उसे मिल गई है, तो उसने फिर से एक प्रत्याशा का भाव दिखाया। कौन जानता था कि वह अपनी जीभ बाहर निकाल देगी। मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरे पास केवल एक नसाकार दिव्य औषधि है। मयंक, इतना परेशान करने वाला, मैं मर रहा हूं। क्या तुम ऐसे मजाक करना बंद कर सकती हो? मुझे अभी बिल्कुल भी हंसने का मन नहीं है। चारुलता, तो पहले उसे बाहर निकालो। आर्यन ने चारुलता के बालों को सहलाया और धीरे से कहा, हे, असल में मेरे पास एक नसाकार दिव्य औषधि भी नहीं है। आर्यन, वेदांत, नारायण, मयंक, मुझे मार डालो अभी। यद्यपि इस बूढ़े आदमी के पास अभी नहीं है, मैं इसे परिष्कृत कर सकता हूँ। यह सिर्फ एक 5वीं श्रेणी की दिव्य औषधि है। मैं इसे एक हाथ से परिष्कृत कर सकता हूँ। नारायण के शब्दों ने मयंक को उत्साह से देखा और आर्यन ने भी अपने होंठ थोड़े ऊपर उठाए। तो जल्दी से इसे परिष्कृत करो। यह बच्चा तुम्हारे द्वारा लगभग मौत के मुंह में चला गया था। मयंक, मैं तुम्हारे द्वारा लगभग मौत के मुंह में चला गया था, वह तुम थे। नारायण एक मुस्कान के साथ सर्वोच्च वानकुन कड़ाही के पास गया और नसाकार दिव्य औषधियां और प्राण पोषण दिव्य औषधियां परिष्कृत करना शुरू कर दिया। दोनों दिव्य औषधियां केवल 5वीं श्रेणी की थी और नारायण बहुत आराम से लग रहा था। हालांकि 10 मिनट बाद पहला प्राणरसायन विफल हो गया। मयंक को लगा कि यह उसकी गलती थी। 30 मिनट बाद दूसरा प्राणरसायन विफल हो गया। मयंक की मानसिकता थोड़ी टूट गई थी। 1 घंटे बाद तीसरा प्राणरसायन विफल हो गया। तुम अब और परिष्कृत क्यों नहीं कर रहे हो? नारायण को रुकते देख आर्यन ने उसे भ्रमित होकर देखा। तुम काफी कुछ हो बच्चे। एक 7वीं श्रेणी का प्राणरसायनज्ञ एक 5वीं श्रेणी की दिव्य औषधि परिष्कृत कर रहा है और तीनों प्रयास विफल रहे। संघ प्रमुख, एक समस्या है। मैं इस तरह की दिव्य औषधि आसानी से परिष्कृत कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक शक्ति है जो दिव्य औषधि के औषधीय गुणों को अवशोषित कर रही है। मयंक सीधे स्तब्ध रह गया। मैं मर गया। इस दुनिया को अलविदा, मेरी भविष्य की पत्नी को अलविदा, अलविदा। यह सुनकर आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और दिव्य आत्मा से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। दिव्य आत्मा, क्या हो रहा है? प्रणाली संदेश, स्वामी वास्तव में मूर्ख है। पहले ही संकेत दिया गया था मयंक पर। प्रतीक एक भक्षक प्रतीक है। इससे पहले इसे प्राणजागरण प्रतीक भी कहा जाता था। एक दिव्य अभिलेख गुरु बनने से पहले यह अंतहीन रूप से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, जिसमें प्राणूर्जा, दिव्य औषधियां और संरचनाएं शामिल हैं। आर्यन को आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा है। यह प्रतीक का कारण निकला। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रणाली संदेश, यह बहुत सरल है। बस एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र निकालें और उसे पास में रखें। दिव्य आत्मा के शब्दों ने आर्यन को बहुत हैरान कर दिया। सर्वोच्च क्वानकुन करदाही भी एक उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र है। इसे भी कैसे एकत्र किया जा सकता है? प्रणाली संदेश, क्योंकि सर्वोच्च क्वानकुन कड़ाही को भक्षक प्रतीक के पास नहीं रखा गया था। आर्यन ने तुरंत झू तियान तलवार निकाल ली, जिसने मयंक को चौंका दिया। इसका क्या मतलब है? मुझ पर हार मान रहे हो? मुझे चुप कराने के लिए मार रहे हो?
मयंक, अपना वह प्रतीक निकालो। तुम बेवकूफ, इससे पहले कि तुम एक दिव्याभिलेख गुरु के रूप में जागो, यह प्राण जागरण प्रतीक तुम्हारी जीवन अवधि को लगातार खत्म करता रहेगा। अभी अभी प्राणरसायन की विफलता भी तुम्हारे प्रतीक के कारण थी। आह, क्या यही कारण है? मयंक थोड़ा स्तब्ध था। वह इसे इतने लंबे समय से ले जा रहा था। क्या उसकी जीवन अवधि हलंतृतिक द्वारा लगभग खत्म नहीं हो गई थी? देर मत करो, इसे जल्दी से बाहर निकालो। इस आदरणीय के उच्च श्रेणी के दिव्य अस्त्र के इसे दबाने से कोई समस्या नहीं होगी। बेशक अगर तुम सीधे वरिष्ठ नारायण की तरह विस्फोट करना चाहते हो तो मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। मयंक ने जल्दी से प्रतीक आर्यन को फेंक दिया, जिसने फिर उसके ऊपर झू तियान तलवार रखी और फिर नारायण को प्राणरसायन करने का इशारा किया। 20 मिनट बाद प्राण पोषण दिव्य औषधि और नसाकार दिव्य औषधि दोनों सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गईं। मयंक ने उन्हें लेने के बाद उसने अंततः राहत की सांस ली। ज्यादा देर नहीं हुई, वह दिव्य शिष्य क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया। यहां तक कि एक रॉकेट भी उसके जितना तेज नहीं होता। धत तेरे की, मैं लगभग मर ही गया था। मुझे जल्दी से साधना करने की जरूरत है। मैं जल्द या बाद में खेलकर मार दिया जाऊंगा। हाय हाय हाय, तिल्द कितना डरावना है। बस वहां खड़े मत रहो, मेरे देखने के लिए एक को जगाओ। आर्यन के शब्दों ने नारायण और अन्य लोगों की आंखें रोशन कर दी। उन्होंने सुना कि यह एक दिव्याभिलेख गुरु था। क्या उन्हें एक नजर नहीं डालनी चाहिए? मयंक ने सिर हिलाया, झू तियान तलवार को एक तरफ धकेल दिया, प्राण जागरण प्रतीक उठाया, उसे अपने हाथ में पकड़ा और फिर एक सुनहरा प्रकाश चमका। उसके चारों ओर संरचना के पैटर्न दिखाई दिए और उसकी आभा भी तेजी से बढ़ी। यह गायब होने से पहले पूरे 1 घंटे तक चला। तुम्हें कैसा लग रहा है? आर्यन ने भ्रमित होकर मयंक को देखा। उसकी आभा अब बदल गई थी। संघ प्रमुख मयंक उम्मीदों पर खरा उतरा और एक तीसरे दर्जे के दिव्याभिलेख गुरु के रूप में उभरा। आर्यन, नहीं, क्या तुम्हारा तीसरे दर्जे का दिव्याभिलेख गुरु एक प्राणरसायनगी के समान है? समान है, लेकिन एक दिव्याभिलेख गुरु की युद्ध शक्ति एक साधक से अधिक मजबूत होती है और मयंक अब निम्न स्तरीय प्रतीक बना सकता है। मयंक ने सम्मानपूर्वक आर्यन को देखा, यद्यपि वह बहुत अविश्वसनीय था। चूंकि वह अनंत संघ में शामिल हो गया था, उसे अपनाए जाने की दया का बदला चुकाना था। ओह आओ, मेरे देखने के लिए एक बनाओ। आर्यन ने अपने हाथ रगड़े, थोड़ा उत्साहित। उसने पहले कभी प्रतीक नहीं देखा था। ओह वह संघ प्रमुख, मेरे पास दिव्यपत्र नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं बना सकता। मयंक ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए। दिव्यपत्र प्रतीकों को समाहित करने का आधार था, अन्यथा उन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता था। संघ प्रमुख, अब बहुत कम लोग दिव्यपत्र का उत्पादन करते हैं। आप इसे केवल वो प्रांत में ही पा सकते हैं। नारायण ने आर्यन के हैरान रूप को देखा और जल्दी से उसे समझाया। छी, मैं वापस जा रहा हूँ। अलविदा चारुलता, क्या तुम मुझे विदा नहीं करोगी? यह सुनकर आर्यन ने तुरंत रुचि खो दी और चंचलता से चारुलता से बात की। ठीक है। चारुलता ने खुशी से आर्यन को खींचा और प्राणरसायन शिखर छोड़ दिया। वेदांत, नारायण और मयंक को हैरान छोड़कर। मयंक, एक दिव्याभिलेख गुरु बनने की क्या शर्तें हैं? क्या यह बूढ़ा आदमी कर सकता है? नारायण ने मयंक को देखा और पूछने से खुद को रोक नहीं सका। एक प्राणरसायनगी को गूढ़ श्रेणी तक पहुंचने के लिए आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है, साथ ही अग्नि तत्व प्राणुर्जा की भी। आत्मा शक्ति में विभाजित है स्वर्ग, पृथ्वी, गूढ़ और पीली श्रेणियां और उसके ऊपर सम्राट श्रेणी की आत्मा है। हम इसके लिए पृथ्वी श्रेणी की आत्मा शक्ति और 5 तत्व प्राणुर्जा की आवश्यकता होती है। मयंक ने नारायण को फीके स्वर में उत्तर दिया। वेदांत और नारायण दोनों थोड़े हक्के बक्के रह गए। क्या ये शर्तें हैं जो एक इंसान प्राप्त कर सकता है? एकल तत्व सामान्य है, दोहरा तत्व एक प्रतिभा है, तिहरा तत्व 10,000 में से एक है, 5 तत्व धत। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्याभिलेख गुरुओं की विरासत टूट गई थी। इतनी कठोर परिस्थितियों के साथ कितने असामान्य लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं? तुम जल्दी से अपने संरचना शिखर पर वापस जाओ। तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। नारायण, यह बूढ़ा बदमाश वास्तव में एक बच्चे की तरह गुस्सा हो गया। वेदांत और मयंक दोनों हैरान और असहाय थे। प्राणरसायन शिखर का प्रवेश द्वार। आर्यन ने बस चारुलता के नितंब पर थपकी दी और सीधे चला गया, उसे चूमा भी नहीं। चारुलता लाल चेहरे के साथ लौटी। आर्यन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन युवा लड़की बहुत शर्मीली थी।
एक लड़की के नितंब पर अंधाधुंध थपकी कैसे दी जा सकती है। नक्षत्र साम्राज्य, शाही राजधानी। महामहिम राजकुमार नक्षत्र के विद्रोही इरादे हैं। सेनापति गजेंद्र ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा और उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रेतराज संघ के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। तारांकन अध्याय 59। तारांकन नक्षत्र कांप गया। क्या प्रेतराज संघ? शिवांश की बातें सुनकर सम्राट अजय का चेहरा पीला पड़ गया। प्रेतराज संघ दानव मार्ग से संबंधित नहीं है, लेकिन यह एक दानव संघ है और इसकी ताकत एक सामान्य दूसरे दर्जे के संघ से कमजोर नहीं है। प्रेतराज संघ का संघ प्रमुख दिव्योधा शिखर की सर्वोच्च दिव्य कला का स्वामी है। अगर नक्षत्र ने प्रेतराज संघ से सांठगांठ कर ली तो उसका शाही परिवार। धन्यवाद अर्ल शिवांश, मुझे सूचित करने के लिए। सम्राट अजय ने कड़वे भाव से शिवांश को उत्तर दिया। वह शिवांश से आनंद संघ में मदद के लिए जाने की भीख मांगना चाहता था, लेकिन प्राणरत्न की खदान की खुदाई उतनी तेज नहीं थी। बिना लाभ के दूसरे उसकी परेशानियों को हल करने में उसकी मदद क्यों करेंगे? आह महामहिम, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कनिष्ठ शिशाचारुलता को इस बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगी। संघ प्रमुख के कनिष्ठ शिशाचारुलता पर लाड़ प्यार को देखते हुए हो सकता है कि वह पहले ही व्यक्तिगत रूप से प्रेतराज संघ को चेतावनी देने चले गए हो। शिवांश ने सम्राट अजय की चिंताओं को समझ लिया था और उसे सलाह देने से खुद को रोक नहीं सका। यह सुनकर सम्राट अजय तुरंत मुस्कुराया। सही है, मेरी बेटी आनंद संघ में है तो कम से कम उसे विनाश का सामना नहीं करना पड़ेगा। महामहिम, मैं पहले संघ लौट रहा हूँ। सम्राट अजय की अभिव्यक्ति को बादल से साफ होते देख शिवांश ने जल्दी से हाथ जोड़े और जाने की अनुमति मांगी। अच्छा अर्ल शिवांश, आपने इस बार बहुत मेहनत की है। कृपया इन छोटी छोटी वस्तुओं को अपने सम्मानित संघ के संघ प्रमुख को भेंट करें। सम्राट अजय ने अपनी आकाशीय अंगूठी से एक बक्सा निकाला। शिवांश को उसे लेने का इशारा करते हुए शिवांश की परिधीय दृष्टि ने प्रकाश की एक झलक पकड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह सब प्राणरत्न थे और वे उच्च श्रेणी के प्राणरत्न थे। शिवांश निश्चित रूप से महामहिम के इरादों को व्यक्त करेगा। शिवांश ने बक्से को अपनी आकाशीय अंगूठी में रखने के बाद हाथ जोड़े और विदा ली। सम्राट अजय ने उसे फिर से नहीं रोका। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे वह दबा नहीं सकता था। धूम्रमेघ प्रदेशी शहर के बाहर। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। महामहिम के सामने समर्पण करो या तुम्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। 3 काले वस्त्रधारी और एक वरिष्ठ ने एक हट्टे कट्टे आदमी को घेर लिया। नजदीक से देखने पर बाद वाला गजेंद्र था। हम एक सेनापति राष्ट्र को अपना घर मानता है। मैं गजेंद्र, कभी भी तुम बदमाशों के सामने नहीं झुकूंगा। कर लो। गजेंद्र के दृढ़ व्यवहार को देखकर वरिष्ठ तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। गजेंद्र को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। उसे तुरंत मार दिया गया। यह एक दिव्योधा और एक दिव्य सम्राट के बीच का अंतर था। दिव्योधा के नीचे हर कोई बस एक चींटी है। जिद्दी मूर्ख, वापस जाकर राजकुमार को बताओ कि गजेंद्र ने शायद पहले ही आनंद संघ के शिष्यों को सूचित कर दिया है। उसे पहले से तैयारी करने के लिए कहो। जी ली नाम का यह व्यक्ति वास्तव में एक प्रेतराज संघ का वरिष्ठ था, जिसकी सर्वोच्च दिव्य कला दिव्योधा तीसरे स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। इस नक्षत्र साम्राज्य में उसे एक पूर्ण महाशक्तिशाली कहा जा सकता है। तभी 3 चीखों ने ली की पुतलियों को सिकोड़ दिया। किसी ने वास्तव में उसकी नाक के नीचे लोगों को मार डाला। यद्यपि वे 3 दिव्य सम्राट बहुत मजबूत नहीं थे, वे निश्चित रूप से 3 मिनट से ज्यादा नहीं गए थे। केवल एक आनंद संघ का वरिष्ठ ही ऐसा कारनामा कर सकता था। ली जितना सोचता उतना ही उसे एक डर सताता। उसकी आकृति झिलमिलाई और वह तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। लेकिन जब वह फिर से प्रकट हुआ तो एक आकृति उसके सामने खड़ी थी। तुम कहां जा रहे हो? तुम एक उच्च श्रेणी के दिव्योधा हो। असंभव। ली ने नवागंतुक को सदमे से देखा। वह वास्तव में उतरने के लिए उसके आकाशीय निर्देशांकों को पकड़ सकता था। केवल एक उच्च श्रेणी का दिव्योधा ही ऐसा कारनामा कर सकता है। आह, कितना दुर्भाग्यशाली। मैं अभी पहुंचा और तुम्हें लोगों को मारते हुए देखा। क्या जिस व्यक्ति को तुमने अभी मारा उसका नाम गजेंद्र था? बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि मनवीर था। वह अंततः
धूम्रमेघ प्रदेश पहुंच गया था, लेकिन वह अभी तक अंदर भी नहीं गया था। उसने ली को किसी को मारते हुए देखा। हाँ, वह वास्तव में गजेंद्र था। ली कैसे इसे छिपाने की हिम्मत कर सकता था? इसका स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य था। वह चाहता तो भी इसे छिपा नहीं सकता था, क्योंकि गजेंद्र पूरे धूम्रमेघ प्रदेश में एकमात्र दिव्य सम्राट था। हे भगवान, यह सचमुच गजेंद्र था। लगता है मैं उस बच्चे अर्जुन के शब्दों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। चलो मुझे उस राजकुमार नक्षत्र के पास ले चलो। अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें लात मारकर मार दूंगा। मनवीर के कार्यों में कोई संयम नहीं था। ली को लात मारी गई और उसने अपनी पीठ पकड़ ली, ठंडे पसीने में भीग गया। यह किस तरह का व्यक्ति है? हाँ, यह विनम्र व्यक्ति आपको अभी वहां ले जाएगा। ली लगभग रो रहा था। बस बात करो, क्या तुम लोगों को मार नहीं सकते? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बस जल्दी करो। एक दिव्योद्धा के लिए यात्रा का समय लगभग तात्कालिक था। ज्यादा देर नहीं हुई, ली मनवीर को ल्यूफेंग प्रदेश ले आया। इस समय ल्यूफेंग प्रदेश के भीतर जिंग जुए एक सुंदर नौकरानी को गले लगा रहा था। उसके हाथ स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। पिताजी, अगर आप इस बार सफल हुए तो क्या मैं राजकुमार नहीं बन जाऊंगा? हा, तिल्द, इस राजकुमार के पास केवल तुम ही एक बच्चे हो। अगर तुम राजकुमार नहीं बनोगे तो और कौन योग्य है? राजकुमार नक्षत्र यह सुनकर जोर जोर से हंसा। जिंग जुए की उपस्थिति की परवाह किए बिना वह इससे खुश था। अगर जिंग जुए और महिलाओं के साथ सोता तो शायद उसके वंशज भी बढ़ जाते। हे तिल्द सुंदरी, क्या तुमने सुना? अब से मैं राजकुमार बनूंगा। क्या तुम मेरी अच्छी सेवा नहीं करोगी? जिंग जुए ने अपनी बाहों में नौकरानी को चूमा और उसके शब्दों में राजकुमार का पद पहुंच के भीतर लग रहा था। तभी एक भयानक प्राण शक्ति राजकुमार के निवास पर उतरी। लगता है ली वापस आ गया है। हम राजकुमार नक्षत्र ने महसूस किया कि सभी दिव्योद्धा की प्राण शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह उच्च और निम्न के बीच अंतर नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसने आने वाले व्यक्ति को देखा तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिस ली की उसने बात की थी उसे कोई उठाकर ले जा रहा था। पूरी तरह से जीवन से रहित लग रहा था। एक दिव्योद्धा महाशक्तिशाली की गरिमा कहाँ थी? यह तुम ही वह राजकुमार नक्षत्र हो, है ना? मेरे साथ चलो। मनवीर ने कुछ नहीं पूछा और सीधे परिणाम की घोषणा कर दी, जिससे जिंग जुए और राजकुमार नक्षत्र कुछ हद तक हक्के बक्के रह गए। मेरे स्वामी, इस विनम्र ने आपको कहाँ नाराज किया, या इस विनम्र के अधीनस्थों ने कुछ मूर्खतापूर्ण किया? राजकुमार नक्षत्र इतना डर गया था कि उसके होंठ कांप रहे थे। यह बड़ा आदमी कहां से आया? मैं एक आनंद संघ का वरिष्ठ हूं। संघ प्रमुख द्वारा तुम्हें नक्षत्र साम्राज्य वापस ले जाने और उस सम्राट को सौंपने का आदेश दिया गया है। मनवीर के शब्दों ने राजकुमार नक्षत्र को जमीन पर गिरा दिया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आनंद संघ वास्तव में इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। अगर मैं सम्राट अजय के पास गया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। देर मत करो। मनवीर राजकुमार नक्षत्र के साथ शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उसने सीधे उनके आसपास के सभी लोगों को मार डाला और राजकुमार नक्षत्र और ली के साथ चला गया। जिंग जुए और भी बुरी तरह से मरने से पहले वह अभी भी अविश्वास से देख रहा था। वह स्पष्ट रूप से राजकुमार बन सकता था। जुएर राजकुमार नक्षत्र जिंग जुए को मारे जाने पर तुरंत क्रोधित हो गया, लेकिन मनवीर के नियंत्रण में उसका संघर्ष हास्यास्पद लग रहा था। ठीक है, रोना बंद करो। बस एक बेटा मर गया है। अगर तुम अभी भी नाराज हो तो तुम बाद में उसका अनुसरण कर सकते हो। तुम मनवीर के शब्दों ने राजकुमार नक्षत्र को लगभग गुस्से से मार डाला। तुम्हारा क्या मतलब है? बस एक बेटा मर गया है। सुनो, क्या वे इंसानी शब्द है? अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो मैं तुमसे मौत तक लड़ता। लेकिन सम्राट अजय के पास ले जाने के बारे में सोचकर राजकुमार नक्षत्र क्रोधित हो गया। क्यों वह नाकारा सम्राट कैसे बन सकता था? शाही राजधानी में बैठकर वह अभी भी 4 परिवारों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। उसने खुद से पूछा कि अगर वह सम्राट होता तो वह निश्चित रूप से सम्राट अजय से बेहतर करता। कम से कम वह 4 दिव्य सम्राट परिवारों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता। लेकिन वह भूल गया था कि वह सिर्फ प्रेतराज संघ की एक कठपुतली था। तारांकन अध्याय 60। तारांकन तार की आकाश की कठोरता। एक दिन बाद
मनवीर बेफिक्री से ली और राजकुमार नक्षत्र को नक्षत्र साम्राज्य की शाही राजधानी ले आया। अरे तिल्द उस आदमी, मैंने पहले ही राजकुमार नक्षत्र को अपंग कर दिया है। तुम खुद उससे निपटो, मुझे अभी भी संघ को सूचित करने की जरूरत है। ओह, और संघ प्रमुख ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा कि तुम्हारी बेटी अद्भुत है। मनवीर का चेंग्रियन हॉल में अचानक प्रकट होना सम्राट अजय को लगभग मौत के मुंह में ले गया, लेकिन मनवीर को देखकर वह अंततः मुस्कुराया। बस बोलने ही वाला था जब मनवीर के आखिरी वाक्य ने उसकी अभिव्यक्ति को काला कर दिया। मेरी बेटी अद्भुत है। आनंद संघ के संघ प्रमुख ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया। मनवीर ने राजकुमार नक्षत्र को वहीं छोड़ दिया और फिर ली के साथ चला गया। राजकुमार नक्षत्र, तुमने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? एक मैली सांस छोड़कर सम्राट अजय ने ठंडे भाव से राजकुमार नक्षत्र की ओर देखा। सम्राट अजय, तुम बेकार के टुकड़े, तुम्हें सम्राट होने का क्या अधिकार है? तुम्हारी सर्वोच्च दिव्य कला दिव्य सम्राट क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। तुम वास्तव में दिव्य सम्राट क्षेत्र के 7वें स्तर के कुछ परिवारों से डरते हो। क्या तुम इसके लायक हो? नक्षत्र साम्राज्य की हजारों वर्षों की विरासत ये तुम्हारे हाथों में जल्द या बाद में बर्बाद हो जाएगी। अगर पुराने पूर्वज ने भले ही उसकी सर्वोच्च दिव्य कला पूरी तरह से चली गई हो, इसने राजकुमार नक्षत्र के क्रोध को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। वह चाहता था कि वह सम्राट अजय को मार डाले। ऐसा कायर व्यक्तित्व सम्राट होने के योग्य कैसे हो सकता है? यह सिर्फ 4 परिवार हैं। उसने बचपन से उनके परिवार के सदस्यों को देखा है। वे पुरुषों और महिलाओं को धमकाते थे, जघन्य अपराध करते थे और यहाँ तक कि सड़कों पर लोगों की हत्या भी करते थे। फिर भी यह सब लापरवाही से संभाला जाता था। लेकिन जब उसने वास्तव में शक्ति प्राप्त की तो राजकुमार नक्षत्र पूरी तरह से खुद को खो चुका था। उसके कार्य सम्राट अजय से भी बदतर थे। उसके शासन में लोग पीड़ित थे और अब वह प्रेतराज संघ की एक कठपुतली बन गया था। वह और भी लापरवाह हो गया क्योंकि उसके पास एक दिव्य योद्धा विशेषज्ञ था और उसने पहले ही सीमा पर सैन्य शक्ति पर अपना हाथ बढ़ा दिया था। गजेंद्र उनमें से केवल एक था। अगर मैं सम्राट होने के योग्य नहीं हूँ तो क्या तुम हो? तुम बेकार के टुकड़े, अपने शासन में हुई गड़बड़ी को देखो। अगर तुम मेरे शाही भाई नहीं होते तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार डाला होता। सम्राट अजय ऐसी प्राणशक्ति कैसे सहन कर सकता था? वह 4 परिवारों से कुछ हद तक डरता था, लेकिन अब उनमें से 2 चले गए थे। उसकी बेटी चारुलता के आनंद संघ में शामिल होने के साथ उसे अब पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। मैं जैसा हूँ वह सब तुम्हारी वजह से है सम्राट अजय, बस तुम इंतजार करो। मैं आज असफल रहा, लेकिन दूसरे राजकुमार हैं, वे सब जल्द या बाद में तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। हा, तिल्द मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। राजकुमार नक्षत्र के बोलने के बाद उसने अपना सिर एक पत्थर के खंभे से टकराया, लेकिन दुर्भाग्य से वह मरा नहीं। ओह प्री, वह सफलतापूर्वक क्यों नहीं मरा? वह अभी भी चाहता है कि मैं दूसरे सभी राजकुमारों को मार दूं और अंत में निर्दयी और अन्यायी बन जाऊं। राजकुमार नक्षत्र, ओह राजकुमार नक्षत्र, क्या तुम जानते हो मैं लंबे समय से तुम शाही परजीवियों को मारना चाहता था। तुम शाही कीड़े ऊपरी वर्ग के भाग्य और शक्ति का आनंद ले रहे हो, फिर भी लगातार विद्रोह के बारे में सोच। सम्राट अजय ने राजकुमार नक्षत्र के चेहरे पर कदम रखा। आक्रोश से भरा हुआ वह मारने में इतना निर्णायक नहीं था। लेकिन क्या ये 4 परिवार उसकी गलती थे? वे इतिहास भर के मेधावी अधिकारियों के वंशज थे जो आज के विशालकाय बन गए। उन्हें मारने का उसके पास क्या कारण या बहाना था? इसके अलावा अगर पुराने पूर्वज उसका समर्थन नहीं करते तो शायद वह उन्हें हरा नहीं पाता। तुम राजकुमार नक्षत्र की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सम्राट अजय का आखिरी वाक्य सुना। वह मरी हुई लड़की चारुलता वास्तव में आनंद संघ में शामिल हो गई। कितना हास्यास्पद है। मैंने सोचा था कि उन्हें कुछ लाभ देने से वे जाने देंगे, तो शुरू से ही मैं ही मसकरा था। शांति से जाओ, तुम्हें मेरे कार्यों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल वही करता हूँ जो मेरे लोगों को लाभ पहुंचाता है। भले ही तुम राजपरिवार हो, तुम फिर भी मरने के लायक हो। मेरे कानून कभी भी तुम जैसे बदमाशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अपने बड़ों की अवहेलना करते हैं। सम्राट अजय ने सीधे राजकुमार नक्षत्र का सिर कुचल दिया, फिर शाही रक्षकों को इसे साफ करने का आदेश दिया। उसने कई आदेश भी जारी किए, अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को राजकुमार नक्षत्र के क्षेत्र पर कब्जा करने और सीमा रक्षकों की पूरी तरह से जांच करने के लिए भेजा। आनंद संघ मनवीर ली को मुख्य द्वार पर ले आया और धधकते बादल शेर पर चिल्लाया, छोटे शेर, जल्दी से संघ प्रमुख को बाहर बुलाओ। बस कहो कि मैं बूढ़ा मनवीर
उसके लिए एक अच्छी चीज लाया हूं। धधकते बादल शेर ने मनवीर का विरोध करने की हिम्मत नहीं की और अंदर आर्यन को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। जल्द ही आर्यन सीधे प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। ओह मनवीर, तुमने इस यात्रा से काफी कुछ हासिल किया है। तुम मेरे लिए फिर से किसी को वापस लाए हो। क्या बात है, कोई सुंदरी नहीं, अब तुम मुझे एक बूढ़ा आदमी लाए हो क्या? उसमें कोई विशेष क्षमता है? यह सुनकर मनवीर का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम केवल सुंदरियों के बारे में ही जानते हो? संघ प्रमुख, यह वह आदमी है जिसने गजेंद्र को मारा। उस बच्चे अर्जुन ने जो कहा मैं वह नहीं कर सका। जब मैं पहुंचा तो उसने उसे पहले ही मार दिया था, इसलिए मैं केवल उसे वापस ला सका। देखो तुम उससे कैसे निपटना चाहते हो। हम तो उसे मार डालो। आर्यन के शब्दों ने ली को भयभीत कर दिया। वह पहले से ही आर्यन की ताकत से कुछ हद तक चौंक गया था। अब वह उसे बिना पूछे ही मारने जा रहा था। मेरे स्वामी, मेरी जान बख्श दो। मैं ठीक है, चुप रहो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम प्रेतराज संघ से हो या कहीं और से? आर्यन ने उसे सीधे बाधित किया और पूछा। मैं प्रेतराज संघ का एक वरिष्ठ हूँ। ली की अभिव्यक्ति थोड़ी सहज हुई, यह सोचकर कि आर्यन उसे जाने देगा। हम तो तुम्हारे संघ में कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम वैसे भी नहीं कहोगे। मनवीर, बस उसे मार डालो। ली, मैंने कब कहा कि मैं नहीं कहूंगा? तुम्हें पूछना चाहिए। अगर तुम नहीं पूछोगे तो मैं कैसे कह सकता हूँ? ठीक है। मनवीर कार्रवाई करने ही वाला था जब ली ने एक ऐसी खबर का खुलासा किया जिसने आर्यन को आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे स्वामी, हमारे संघ प्रमुख वास्तव में मर चुके हैं। 1 महीने पहले मर गए। दिव्य संघ के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के दौरान उन पर महावृष ने घात लगाकर हमला किया और मार डाला। अब पूरा प्रेतराज संघ अराजकता में गिर गया है। ये सब भूप्रांत में लिंगश्याओ पवित्र भूमि की विरासत दिव्यसोता अभिषेक के लिए है। अगर आपका ये विचार है तो आप। ओह, दिव्यसोता अभिषेक वह क्या है? आर्यन ने उसे भ्रमित होकर देखा। उसने इस दिव्यसोता अभिषेक के बारे में कभी क्यों नहीं सुना था? और भी बहुत कुछ था जो उसने नहीं सुना था। वह सिर्फ एक पारगमन करने वाला लड़का था। उसे ये बातें कैसे पता होती? स्वामी, आप नहीं जानते। ली ने आश्चर्य से आर्यन को देखा। पवित्र भूमि को तो छोड़ ही दे, यहाँ तक कि एक तीसरे दर्जे का संघ भी यह जानता होगा। यह आनंद संघ, खड्गदेव संघ, ग्वांघान महल और दानव भवन के नीचे सबसे मजबूत शक्ति होने का दावा करता है। वास्तव में दिव्यसोता अभिषेक के बारे में नहीं जानता था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बोलो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, दिव्यसोता अभिषेक स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्यसोते का अभिषेक प्राप्त करना है। यदि किसी साधक के मन में कोई दानव है या बाधा है, जब तक वे एक दिव्यसोता अभिषेक से गुजरते हैं, वे निश्चित रूप से दिव्य संघ का क्षेत्र प्राप्त करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभाव कम न हो, लिंगश्याओ पवित्र भूमि हर 100 साल में केवल एक बार खुलती है और यह दिव्यराजा के क्षेत्र। आर्यन का चेहरा काला पड़ गया। इसका क्या मतलब था? क्या यह लिंगश्याओ पवित्र भूमि ऐसे खजाने की रक्षा कर सकती थी? क्या खड्गदेव संघ और अन्य लोग इसे नहीं छीनते? क्या लिंगश्याओ पवित्र भूमि इतनी मजबूत है? अगर यह इतनी शक्तिशाली है तो किसी पवित्र भूमि ने इसे छीनकर खुद के लिए दावा क्यों नहीं किया? स्वामी, आप नहीं जानते। लिंगश्याओ पवित्र भूमि ने एक बार अपने स्वार्थी इच्छाओं के लिए अकेले इसका आनंद लिया। उस पर 100 दिव्य संत विशेषज्ञों ने घेराबंदी की, जिन्होंने उनके पूरे पवित्र भूमि में हर एक व्यक्ति को मार डाला, केवल वर्तमान 3 दिव्य संतों को छोड़कर, और उन्हें जीवित कठपुतलियों में परिष्कृत कर दिया गया, जो हमेशा के लिए दिव्यसोता अभिषेक की रक्षा करते हैं।